Finally, we have that resignation letter in our hands, but do you think it is our victory? डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया। 22 स्टूडेंट्स ने अपने सुसाइड किया। Doing the लाठी चार्ज। देश के अंदर बेसिक राइट उसी के पास है जिसके पास पावर और पैसा है। वो बड़े खुश हो रहे हैं, गुरुद्वारे बंद कर दिए, मंदिरों में जाना बंद कर दिया, किसी सिर फटे, किसी को चोट लगी, कोई गन चलाई गई है। कि हर बार जब पंजाब आके खड़ता है तब चीज़ों को एक अलग एंगल से देखा जाता है। तो एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं? और उनमें हाथ और नाम भी उन्हीं लोगों का आता है जो से ताल्लुकात रखते हैं, और जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके माँ बाप को उनके मैसेजेस, लास्ट मैसेज ये थे। बट एक्चुअल में देखा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बहुत लोग सुसाइड करते हैं। कोई ऐसा बेसिक राइट मुझे लगता है इन्होंने छोड़े ही नहीं। वो हर चीज़ घुमा फिरा के रिलीजन पे ही क्यों आ रही है? तो ऐसे बाबे हैं जो सरकारें चलाती, शायद पीजीआई को बंद कर देना चाहिए। आज जो एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रही है, क्या वो खुद अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल है? जैसे कपड़े बदलते हैं उसके, ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदलती है। सरकार हमें सर्व करिए, हम सरकार को सर्व नहीं कर रहे हैं। पिछले कुछ हफ्ते तो ਅਸੀਂ स्टूडेंट्स ਨੂੰ रोड ਤੇ देख रहे हैं, वो अपने हक ਲਈ लड़ रहे हैं। एंड फाइनली कुछ टाइम पहला ही धर्मेंद्र प्रधान जी ने भी रिजाइन कर ਦਿੱਤਾ है। बट एक्चुअल क्वेश्चन है विक्ट्री ਦਾ नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि जब साडी सुनवाई नहीं होएगी तो हमेशा सानू प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा। अजकल ਅਸੀਂ किसी पॉलिटिकल पार्टी ਦੇ रिगार्डिंग नहीं करन जा रहे। It's about ideology, rights and justice. मेरे नाल ने आज सचिन गालव जी, who is a social activist and who is representing youth today with me. Hello Sachin ji, welcome to the Muskan Speaks Live. How are you? Thank you मुस्कान, मैं बहुत बढ़िया, आप बताइए। Very good. Finally, we have that resignation letter in our hands, but do you think it is our victory? I think victory तो नहीं कह सकते, क्योंकि हमने इस पूरे समय के दौरान इस जो कुछ भी हुआ, हमने 22 जानों को खोया, 22 स्टूडेंट्स ने अपने सुसाइड किया। तो अब उनकी जान वापस तो नहीं आ सकती, पर आई थिंक इससे ये होगा कि जो गवर्नमेंट को एक ये पता लग गया है कि अगर वो इस हद तक गलत करेंगे तो जेनजी हैं या इस देश के लोग हैं, वो नागरिक सड़कों पर उतर के उनको अपोज करेंगे। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा आज अपने आप में एक ऐतिहासिक बड़ी जीत है, और ये भी डर के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है। Exactly. अगर उन्हें मोरल ग्राउंड पे इस्तीफा देना होता तो काफी समय पहले ही दे देते, पर शायद आज उन्हें डर महसूस हुआ कि जो देश के लोग हैं सड़कों पर हैं, जो हमारी राजधानी है या कैपिटल है दिल्ली, वहां पर आप देखिएगा कि शायद लोग घूमने जाते हैं, काम जाते थे, पर अब सड़कों पर है। 50-50 हजार लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। इतने दिन से प्रोटेस्ट चल रही है, लाठी बरसाई गई, वहां पर डंडे चलाए गए, किसी के सिर फटे, किसी को चोट लगी, कोई गन्स चलाई गई है। तो इन सब चीजों से यही समझते हैं कि सरकार शायद वो निकम्मी सरकार रही है जिनको प्यार से नहीं मानती। जब तक आप उनको एक्सट्रीम पुश नहीं करते, ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने प्रूव कर दिया है कि गवर्नमेंट और जो ये सिस्टम है, ये सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, और वो लूप होल्स जो अपोजिशन है या शायद जो आज जेनजी हैं इन स्टूडेंट्स ने उनको दिखा दिया है कि आपके लूप होल्स को कवर करने के लिए हम तैयार हैं, और आपके अगेंस्ट जाने के लिए हम तैयार हैं। एग्जैक्टली, बट एक्चुअली डू यू रियली थिंक कि डूइंग द लाठी चार्ज, उनको इतना जलील करना, एक्चुअल में कल हम देख रहे थे देयर वाज लाइक बंगला साहिब के बाहर भी अगर उन्होंने स्टूडेंट्स ने गुरुद्वारे में भी जाना था फॉर द सेवा फॉर फूड, वहाँ पे भी उनको जाने नहीं दे रहे थे। तो वो बेसिक राइट से भी ऐसे एक्सपेल कर रहे हैं, तो दैट इज राइट। देखिए, बेसिक राइट की तो बात वहां पर आएगी जहां पर जिस देश के अंदर आप देखिए कि लाठी चार्ज हो जाए स्टूडेंट्स पे। स्टूडेंट डिमांड क्या कर रहे थे? उनके हकों की लड़ाई लड़ रहे थे। अगर वो अपने हकों की लड़ाई लड़ते हैं और वहां भी उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो वहाँ बेसिक राइट्स की बात ही नहीं आती। देश के अंदर बेसिक राइट उसी के पास है जिसके पास पावर और पैसा। गरीब इंसान के पास, एक आम इंसान के पास, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब इंसान के पास कोई ऐसा बेसिक राइट मुझे लगता है इन्होंने छोड़े ही नहीं है। इनके बेसिक राइट्स की पॉलिसी सिर्फ इतनी है कि जहां इनका दिल करता है उस हिसाब से वे राइट्स को फ्लेक्सिबल कर देते हैं कि इससे हमें कोई इशू नहीं है तो यहाँ पर कुछ नहीं कहना, जिस चीज़ से इशू है वो चीज़ करने नहीं देनी। इंटरनेट सर्विसेज को शट डाउन कर दिया दिल्ली के अंदर, गुरुद्वारे बंद कर दिए, मंदिरों में जाना बंद कर दिया। किसी होटल्स के अंदर कोई कॉपरेट करने के लिए वहाँ पर जो दूसरे स्टेट से लोग आए हुए थे वो वहाँ रह रहे थे, उनसे भी खाली करवा लिए कि आप ये प्रोटेस्ट में, नहीं तो वो लोग सपोर्ट करेंगे। तो इस चीज़ से एक सरकार का एक रवैया समझ में आता है कि सरकार भी डरी हुई है। सरकार डरी हुई है और आज का डर सामने आ गया। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी की अगर वीडियो देखेंगे परसों, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि बहुत लोगों ने मुझे देखा कि 315 मिलियन हो गए हैं। शायद प्रधानमंत्री को इस चीज़ की इस बात की ज़्यादा खुशी है कि 315 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं। वो कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नहीं है जिनको खुश होना चाहिए था। शायद उनका ध्यान अगर ये होता कि देश के अंदर हम कैसे हम इसको एक डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ लेकर जाएं, या देश के अंदर हम क्या ऐसा करें कि ये जो नौकरियों के वादे किए थे, ये किसानों के साथ जो अत्याचार हुआ था, ऐसा कोई सेक्शन देश के अंदर आज नहीं है एट प्रेजेंट जो सड़कों पर ना हो। किसान देखिए पंजाब से दिल्ली की तरफ कूच करने के लिए तैयार रहते हैं, कभी चंडीगढ़ कूच करने के लिए तैयार रहते हैं, स्टूडेंट्स सड़कों पर हैं, जेनजी सड़कों पर हैं, तो फिर सेफ कौन है? एग्जैक्टली। बल्कि जब
यहाँ पे किसी को दिल्ली पे प्रोटेस्ट में सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो पंजाब से फार्मर सबसे पहले आए कि वी आर विद यू। हर बार आपका पंजाब के रिगार्डिंग क्या ओपिनियन, कि हर बार जब पंजाब आके खड़ता है तब चीज़ों को एक अलग एंगल से देखा जाता है। पिछली बार कुछ हुआ तो हिंदूज के खिलाफ कर दिया, मुस्लिम्स के खिलाफ कर दिया, फार्मर्स के रिगार्डिंग हुआ पंजाब और सिक्खी के खिलाफ कर दिया। इस बार हर एक स्टूडेंट था तो उनके पास कोई रिलीजन नहीं था टू क्वेश्चन, टू गिव देम द ब्लेम, एंड वो हर चीज़ घुमा फिरा के रिलीजन पे ही क्यों आ रही है? आपको इसका क्या लगता है? देखिए, ये प्रोटेस्ट अब की बार जो थी किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को रिलेट करती नहीं थी, कोई किसान की हो, वर्कर्स की हो, यूनियन की हो, बच्चा किसी का भी हो सकता है। एग्जैक्टली। नीट का एग्जाम एक मजदूर का बच्चा भी तैयारी करता है, किसी आईएएस का भी तैयारी करता है, डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ बच्चे का नहीं होता, माँ बाप का भी होता है। बिल्कुल। एक नीट के एग्जाम की तैयारी के लिए परिवार 4-4, 5-5 साल से लग जाता है। 8-9 से तैयारियां शुरू करवा देते हैं, उनको कोचिंग्स दिलवाते हैं। जब वो फेल होता है, जब उसके बाद वो एग्जाम फेल होता है, एग्जाम लीक होता है, ये साल 2024 में भी हुआ था, सेकंड टाइम एग्जाम लीक हो रहा है। सिर्फ एग्जाम लीक की बात नहीं है, बात यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी की आती है। क्यों हो रहे हैं बार बार? क्या हमारे देश की सरकार एजुकेशन के लिए सीरियस है? अगर सीरियस है तो एग्जाम लीक क्यों हो रहे हैं? और उनमें हाथ और नाम भी उन्हीं लोगों का आता है जो बीजेपी से ताल्लुकात रखते हैं। बिल्कुल। और उन्हीं के कोई चाहने वाले होते हैं, उनके कोई फंडर होते हैं जो उनको फंडिंग करते हैं, उनको पैसा प्रोवाइड करते हैं इलेक्शंस में। और क्या थोड़े से पैसे के लिए वो लोग इतने बड़े एग्जाम के अंदर लीकेज करते हैं जिससे पूरा देश दहल जाता है, बच्चे सुसाइड करते हैं। क्योंकि आप देखिए, मुझे याद है 22 लोगों ने सुसाइड किया, और जिन लोगों ने सुसाइड किया उनके माँ बाप को उनके मैसेजेस, लास्ट मैसेज ये थे कि माँ मैं घर आके खाना खा लूँगा, मेरी तैयारी ठीक चल रही है, मैं घर आऊँगा नहीं आऊँगा। उनके माँ बाप पर क्या बीत रही होगी कि जब वो लास्ट मैसेज पढ़ते होंगे। तो ये जो माहौल था इस सब चीज़ों के अंदर, मुझे लगता है कि सरकार को एजुकेशन के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, रिलीजन की बात आती है। देखिए, रिलीजन की जो हेट रेट है ये सोसाइटी के अंदर बहुत हाई लेवल पे भरी हुई है। ये सिर्फ कहने की बात होती है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पर आपस में अगर देखेंगे तो हमारे ब्लड के अंदर ये ऐसा भर दिया गया कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है। शायद ये अगर इक्वल, हर रिलीजन को इक्वल समझे, बोलना आसान है, कहने में बड़ा फर्क। हम कह देते हैं कि सभी रिलीजन बराबर है, बट प्रैक्टिस बराबर भी नहीं करते। कई बार हमारे लिए किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी रिलीजन को लेकर ऐसा होता है कि नहीं, ये ठीक नहीं है। पर शायद हमें देखना चाहिए कि इंसान बुरा किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जात का हो सकता है, किसी पर्टिकुलर धर्म का या जात का इंसान बुरा नहीं हो सकता। कहने की बात है, हम पहले किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी को टारगेट करते हैं कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं। वो तो कोई भी कर सकता है। जो किसी का मर्डर कर रहा है वो भी बॉम्ब ब्लास्ट जैसा ही क्राइम करता है, वो भी किसी की जान लेता है। तो शायद हम इन चीज़ों पे ना किसी को तोला जाए, और सरकार जो ये बांटने का रवैया है और तोड़ने का रवैया है कि ब्रेक डाउन करिए, अगर ज़्यादा कहीं मास इकट्ठा होता है तो उनको बोलते हैं देखिए आप में हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन। तो पुरानी पॉलिसी रही डिवाइड एंड रूल की, अंग्रेजों के समय में हुआ तो मुस्लिम हो गया, फार्मर्स ने करा तो सिक्खी ऐसी है। तो हर जगह रिलीजन को घुसाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिलीजन को घुसाया जा रहा है, इनको रिलीजन से फायदा मिलता है। देखिए, रिलीजन के नाम पे आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, भड़का सकते हैं, दंगे भड़का सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी चीज देखिए, बोलते हैं कि पॉलिटिशियन बहुत पावरफुल होता है। मैं मानता हूँ दुनिया में सबसे पावरफुल अगर कोई प्रोफेशन होता है तो पॉलिटिशियन का होता है। कोई भी एक सिंगल प्रोफेशन का आदमी पॉलिटिशियन से रिश्ते बनाना चाहता है क्योंकि उन्हें लगता है कि बियॉन्ड लिमिट्स ये हमारी मदद करते हैं। और पॉलिटिशियन भी कहाँ जाकर मत्था टेकते हैं? किसी बाबा के पास। उन्हें आशीर्वाद लेना पड़ता है, पंजाब हो, हरियाणा हो, हिमाचल हो। तो जो हमारे सो कॉल्ड प्रीचर कह लो, उन्हें बाबे कह लो, या जो, मैं सभी को इसमें नहीं कहता, कुछ अच्छे भी होंगे, पर जो आज के समय में ऐसे बाबे हैं जिनके पास जाके नेताओं को अपनी हाजिरी मारनी पड़ती है कि वोट बैंक उनके एरिया में काफी रहता है। तो ऐसे बाबे हैं जो सरकारें चलाते हैं। एग्जैक्टली। और यही बात अगर पुराने समय में आप देखें, मूसेवाला जी ने कही थी, तो जब उन्होंने बोला तो उस बात के ऊपर बड़ा विवाद हुआ, बड़ी बातें चली कि मूसेवाले ने बात कही है कि बाबे इन्वॉल्व हैं, पायलट जिप्सीज लेके निकलते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी होती है। ठीक बात है। शायद मुझे लगता है कि बाबे का मतलब एक संत होता था जो दीन दुनिया से, मटेरियलिस्टिक लाइफ से दूर रहे। शायद उसको इतना टेक्नोलॉजी का पता ना होगा कि आईफोन 17 प्रो मैक्स आ गया, 18 कब आ रहा है। आजकल के तो बाबे मुझे लगता है कि इतने ज्यादा अपडेटेड है, उनको वो जेनजी से भी ज्यादा अपडेटेड हो चुके हैं। तो ये चीजें ऐसा लगता है कि शायद उनका ध्यान, मैं ये फील करता हूँ कि उनका ध्यान ज्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ पे है, ना कि किसी की आत्मा को शांत करना है या पॉजिटिव चीजें कहना है।
देयर वाज अ मूवी दैट रिप्रेजेंटेड इवन अक्षय कुमार की, ओ माय गॉड में भी हमें थोड़ा सा ग्लिम्स देखने को मिला कि कैसे वो जो मंदिरों के बाबाज एंड देवीज थे, कैसे वो सारा सिस्टम चला रहे थे डोनेशन का, पावर का। एंड आई गेस वो वहीं से एक उठाते हैं बाबा और उनको बोलते हैं कि अपने सारे भक्तों को बोलो इस पार्टी को वोट डालो। एंड आपने ये क्लोजली देखा है विद प्रूफ एनीथिंग? या मैं देखता हूँ, आसपास देखता हूँ, बट ये कुछ ऐसा इशू है, इस पे बात करें तो कोई ना कोई जो उनके चाहने वाले होते हैं, विवाद जो हो उनको जाएगा। ब्लाइंड फॉलो करते हैं, वो हल्ला करते हैं, बट वो करें, उनका काम है। देखिए हम किसी को पर्सनली टारगेट नहीं कर रहे, पर आई थिंक जो प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। आप ये देखिए, जो जितने भी ये बाबा भी होते हैं, ये फायदा भी उसी चीज का उठाते हैं जब आदमी परेशान होता है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, जब किसी की फैमिली में कोई इशू होता है, तो उनको उस तरीके से अपने बहला फुसलाकर अपने साथ जोड़ते हैं। और ये ट्रेंड हर स्टेट के अंदर है, हर स्टेट के अंदर, ये एक स्टेट की बात नहीं है, हर स्टेट के अंदर ऐसे सेल्फ क्लेम्ड बाबा जी हैं जो फ्यूचर भी बता देते हैं, जो पास्ट भी बता देते हैं, और कुछ उपाय भी बताते हैं जिनसे बीमारियां भी दूर हो जाती है, कैंसर भी दूर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कैंसर ऐसे दूर होता है तो शायद पीजीआई को बंद कर देना चाहिए। जो इतने हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी से लोग आ रहे हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, तो शायद मुझे लगता है उन सभी को ऐसा उनका एक ट्रेन में या बस में बिठाकर उनको बाबा के पास छोड़ देना चाहिए। तो डॉक्टर्स की मुझे लगता है फिर नीट के एग्जाम की जरूरत नहीं थी, और एमबीबीएस करवाने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, मेरे को ये लग रहा है कि जैसे ठीक है नीट एग्जाम पेपर लीक हुआ, वो बहुत गलत हुआ, बट एक्चुअल में देखा जाए कि पेरेंट्स को भी एक थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनकी बच्चों की जिंदगी एक एग्जाम के ऊपर नहीं टिकी हुई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले बहुत लोग सुसाइड करते हैं जिनके क्लियर भी नहीं होते। तो आई गेस इट्स हाई टाइम कि हम एक वो माइंडसेट शिफ्ट भी लेके आए। हाउ कैन यू सपोर्ट दैट? आई थिंक देखिए, पेरेंट्स हमारे, हम एक बात बोलते हैं कि जो स्कूलिंग है सिर्फ बच्चों की स्कूलिंग नहीं, पेरेंट्स की स्कूलिंग भी होना जरूरी है। जिन पेरेंट्स के सपने खुद अधूरे रह जाते हैं, वो अपने बच्चों पर सपनों को थोपते हैं। बिल्कुल। देखिए, कोई बच्चा बनना क्रिकेटर चाहता होगा तो उसे आईएएस बनाने की कोशिश करेंगे, वो आईएएस शायद बने ना बने, बट वो परेशान जरूर रहेगा। और एक माँ बाप, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसा है कि कुछ एक ऐसे प्रोफेशन है जिनका समाज में ऐसा लगता है कि ये प्रोफेशन ही बेस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, आईएएस है, आईपीएस है। उनके बाद अगर कोई बोलते हैं कि एक इंसान एक नॉर्मल जॉब करके या बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा के खुश रहना चाहता है, बट हमारे समाज उसको कुछ प्रिविलेज नहीं देता, उसको सोसाइटी में से टॉप रैंक पे उनको रैंक नहीं करता। सोसाइटी रैंकिंग बहुत देख रही है, अच्छा तुम्हारे बच्चे का कितना रैंक आया, तुम्हारा कितना आया, एंड देन देयर इज अ कंपटीशन अनसेड वे में। बिल्कुल। और पेरेंट्स को भी क्या, पेरेंट्स को भी इस कंपटीशन में घुस चुके हैं। उनको लगता है कि बस उनके बच्चे को रैंकिंग में ऊपर रैंकिंग में आगे जाना है। वो नहीं चाहते कि उनका बच्चा अपने खुद के सपने पूरे करे, या उनका बच्चा कुछ हटके, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को पॉलिटिशियन बनाना चाहते हैं, एक्टर अपने बच्चों को एक्टर बनाना चाहते हैं। बट आई थिंक इनर सोल क्या कहती है वो मैटर करता है। इन बिल्ट आपके अंदर कुछ होना चाहिए, तभी आप वो चीज बनेंगे। नहीं तो सचिन तेंदुलकर का बेटा अगर उसमें टैलेंट होगा तो खुद आगे निकल जाएगा। अगर टैलेंट नहीं होगा, अगर 10 मैच भी खिलाएंगे, 50 भी खिलाएंगे। और ऐसे ही आपको देख ली, बॉलीवुड की लाइन भी ऐसी है। अगर आप किसी एक्टर को कहेंगे कि देखिए ऋषि कपूर थे, ऋषि कपूर के बेटे के में टैलेंट था रणबीर कपूर में, तो वो परफॉर्म कर रहा है। और अगर किसी के बेटे में, अगर उनकी एक्टिंग किसी को, अगर अनुपम खेर के बेटे की एक्टिंग सिकंदर खेर की किसी को नहीं अच्छी लग रही, सॉरी टू से, मैं किसी के खिलाफ पर्सनल नहीं हूँ, बट अगर उनके बेटे की एक्टिंग किसी को अच्छी नहीं लग रही, तो वो एक पब्लिक ओपिनियन है, नहीं लग रही, हम उन्हें एक्टर नहीं बना सकते। Exactly. तो पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि उनके बच्चों की जो जिंदगी है वो किसी ऐसी रोलर कोस्टर राइड नहीं है कि आपने कुछ प्लान किया और वो ऐसा एग्जीक्यूट करके उसे बना दें। पर एक्चुअली द थिंग ऑल्सो कि हम यहाँ कह रहे हैं कि हमारे पास यही ऑप्शन है, कम्पिटिटिव एग्जाम्स है, ये है, बट अनएम्प्लॉयमेंट लेवल भी तो इतना बढ़ चुका है। जो गवर्नमेंट ने प्रोमिस करे थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, यूथ के लिए करे थे, डू यू थिंक दे आर गेटिंग फुलफिल्ड? नहीं, देखिए कोई प्रोमिस फुलफिल नहीं हुआ है। सरकार अगर कहती है कि हम जॉब्स देते हैं, अगर जॉब्स देते तो पंजाब के लोग या हरियाणा के लोग या आसपास हम जितने भी स्टेट के लोग हैं वो बाहर ना जाए, उन्हें फॉरेन जाके काम करने की जरूरत नहीं। ये बोलते हैं कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, आने वाले टाइम में कनाडा पूरा भर जाएगा, पंजाबियों से भर जाएगा, इंडियन से भर जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। Exactly. और देखिए स्किल्ड वर्क, इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है स्किल्ड वर्क। हमारे यहाँ बहुत कम है कि आप किसी को, सिर्फ एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम है जो कागज पे मजबूत है, धरातल पे मजबूत नहीं है। आप किसी को अगर स्किल्ड वर्किंग सिखाएंगे कि हमारे यहाँ पे बाहर जाके हमारे ही लड़के, हमारी लड़कियां वहां जाके प्लम्बर का काम करते हैं, उनको अच्छी अमाउंट मिलती है, वो चाहे इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, वहाँ स्किल्ड वर्किंग की वैल्यू है। और एक दूसरा क्या, जो साइकोलॉजी है, यहाँ पर आप बोलेंगे कि कोई इलेक्ट्रिशियन है तो उसको चाहे वो एक महीने के 1 लाख कमाता हो, तो उसको एज ए स्टेटस ये नहीं देखा जाएगा, डिमेंड वैल्यू देखा जाएगा। जिस देश के अंदर ऐसा लगता है किसी 1 लाख तनख्वाह, एक अच्छे प्रोफेसर की भी तनख्वाह 1 लाख है, पर आप 1 लाख ही कमा रहे होंगे और इलेक्ट्रिशियन होंगे या प्लम्बर होंगे तो बोलेंगे तो बहुत डिग्रेडेड, हाँ डिग्रेडेड काम है। तो ये सबसे बड़ा साइकोलॉजी है जो समाज की सोचने की जो धाराएं हैं उनको चेंज बट यू थिंक किसने, मतलब बिल्ड किसने करी होगी, कब हुई होंगी ये चीजें बिल्ड की, यार ये इलेक्ट्रिशियन प्लम्बिंग का काम छोटा काम है, ये बड़ा काम है? इस चीज में अगर पुराने टाइम से जाएंगे तो इसको देखेंगे ये सारा कास्ट से भी रिलेट करता है।
Yeah. जैसे 4 बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा, तो ये पर्टिकुलर कास्ट ये काम करेगी, पर्टिकुलर ये करेगी। ये तो पुराने तरीके की चीजें बोली गई हैं। आज कोई ऐसी फील्ड में नहीं है जिसमें इस पर्टिकुलर कास्ट का आदमी ही काम करेगा। कोई भी हो सकता है इसमें। अगर मंदिर में पंडित का काम सिर्फ पंडित नहीं करता, कोई और कास्ट का भी कर सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई मिट्टी के बर्तन बनाता है, जरूरी ना कुम्हार बनाए, वो किसी और कास्ट से। हाउ कैन वी बिल्ड द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी? आई थिंक मुझे लगता है एज ए इंडिविजुअल कहें, मुझे लगता है कि सरकार को इसके अंदर बड़ी बारीकी से काम करना चाहिए। एजुकेशन को बहुत सीरियस लेना चाहिए। इफ यू गेट द पावर टुडे, आपको अगर मिलती हैं पावर्स टू चेंज दिस एजुकेशन सिस्टम, आप क्या करोगे? मैं देखिए, सबसे पहले तो आई थिंक स्कूल्स के अंदर मॉरल वैल्यूज, एथिक्स, ये एक सब्जेक्ट होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। एक्चुअली दैट इज अ वेरी बिग थिंग आई वांटेड टू कम टू, कि आज भी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, आपने पढ़ी हैं, वही सिलेबस रिपीट हो रहा है। दुनिया में इतना कुछ बदल चुका है, इतना कुछ नई टेक्नोलॉजीज आ गई, बट हमें पढ़ा वही NCERTs एंड वही सारे सब्जेक्ट्स हैं। व्हाई आर नॉट वी चेंजिंग दैट एक्चुअली? बेसिकली, और दूसरी आप देखिए, पुराने टाइम्स में एक और चीज़ था कि हमें ना एजुकेशन के साथ में हमें प्रैक्टिकल नॉलेज पे भी काम करना पड़ेगा। बिल्कुल। बहुत से किस्से ऐसे हैं जहाँ बच्चा +2 तक बहुत अच्छे नंबर लेता है, बाद में जब उसको प्रैक्टिकल ग्राउंड पे काम करने की बारी आती है तो वो इतना सक्षम नहीं होता। एक्चुअली सो ट्रू। हम देखिए केस स्टडीज देखते हैं, जो लोग 90s टॉपर होते हैं बट रियल लाइफ में उतरते ही वो लाइफ में फेलियर हो जाते हैं, एंड तब उनका मोरल कितना डाउन होता होगा, बिकॉज वो रट्टा तो मार ले हैं बट उनको ये लग रहा था कि वो लाइफ भी जीत जाएंगे। तो उनकी मेंटल हेल्थ पे तो कितना फर्क पड़ रहा होगा। देखिए, बिल्कुल ये है बात। आप रट्टा मार के नंबर अच्छे ला सकते हैं, आप रट्टा मार के शायद अपने माँ बाप को, जो प्रेशर ग्रुप है, पीयर प्रेशर ग्रुप कह सकते हैं, उनको खुश कर सकते हैं, बट इन रियलिटी आप ग्रो नहीं कर सकते। आपको ग्रो करने के लिए एक ही चीज़ है, आपको अपने एक्सीलेंस हासिल करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिकल फील्ड से ही आती है। नॉलेज हमेशा प्रैक्टिकलिटी से आती है, धक्के खा के आती है। अगर अकल बादाम खाने से आती तो सारी दुनिया अपने बच्चों को बादाम खिलाती। अकल आपको जब ग्राउंड पे आप काम करते हैं, सिचुएशंस को फेस करते हैं, उसके अंदर टफ टाइम्स में होते हैं, अकल तो आती है। तो ये रीजंस रहे हैं, काफी पुराने रीजंस रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है वन डे में कोई चेंज नहीं हो सकता। देखिए, कोई भी अगर कल को आप भी प्रधानमंत्री बन जाए देश की, तो शायद आप भी कुछ नहीं बदल पाएंगे ज्यादा। बिल्कुल, स्ट्रक्चर ऐसा बन चुका है। कोई अगर इसमें आप ड्रास्टिक चेंज लाने की कोशिश करेंगे, लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं। तो इसलिए आप क्या, हम भी या कोई भी इंसान अगर पावर की पोजीशन पे आ जाए तो एकदम चेंज नहीं ला सकते। धीरे धीरे स्लो चेंज से ही हम परसेप्शन बिल्डअप कर सकते हैं, सो दैट आने वाले 5-10 साल तक हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, बट विद द इयर्स ऑफ टाइम एटलीस्ट वो एक कुछ ऐसा लॉ या एक प्रैक्टिस इन्फोर्समेंट में तो लाए, एटलीस्ट अप्रूवल के लिए लाए। आई गेस आज कोई भी होगा, यंगस्टर्स होंगे, पेरेंट्स होंगे, टीचर्स होंगे, वो भी इस बात पे एग्री कर रहे होंगे कि जो भी एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, आई गेस उसके सपोर्ट में सब खड़ेंगे कि हाँ इसको चेंज करना चाहिए। चाहे टीचर्स भी हो, आज जो एक टीचर 50 बच्चों को पढ़ा रही है, क्या वो खुद अपनी लाइफ में इतनी सक्सेसफुल है कि उनको एक बिजनेस माइंडेड, एम्पैथेटिक होना सिखा सके, मॉरल्स क्या है वो सिखा सके, एक सोशल पर्सन कैसे बनना वो सिखा सके लाइफ में? जब फॉर एग्जाम्पल वेरी बेसिक बच्चों का ब्रेकअप होता है, उनको ये नहीं पता अपने इमोशन से कैसे डील करना है, इमोशंस की स्टडी सिखा सकें। ये एक्शन स्किल्स हैं जो हमें एक्चुअली बिल्ड करनी चाहिए। देखिए, इन चीज़ों की बात बड़ी आपने ठीक बात करी। सोसाइटी ऐसी रह चुकी है, देखिए बहुत ही, अगर आप अर्बन हैं तभी ये बातें शेयर की जा सकती हैं फैमिली में, अदरवाइज आप एक नॉर्मल फैमिली में ये बातें शेयर नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, टैबू है बहुत बड़ा। ये कोई लड़का हो या लड़की हो या अपने रिलेशनशिप की गुड एंड बैड टाइम्स नहीं शेयर कर सकता। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इंसान अपनी लाइफ में वो सिर्फ फैमिली के साथ नहीं शेयर कर सकता। इसके अंदर काफ़ी चीज़ें आती हैं। ऐसा स्ट्रक्चर हमारे बोला जाता है कि बात की जाती है कि ये कुछ चीज़ें नॉर्म्स बना दी गई समाज ने। ये कोई लिखित नॉर्म्स नहीं है, किसी बुक में नहीं लिखे, पर ये सोशल नॉर्म्स ऐसे बना दिए हैं कि ये बात हम कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। अगर पेरेंट्स के साथ ये शेयर करेंगे तो शायद उनकी हमारे बारे में थिंकिंग क्या होगी। अगर लड़की ये बात कहेगी कि मेरा किसी के साथ ब्रेकअप हो गया या कुछ ऐसा, तो उनके पेरेंट्स तीसरे दिन बोलेंगे बेटा आप पढ़ाई छोड़ो और घर बैठो और हम आपकी शादी करते हैं। एग्जैक्टली। तो ये जो सिचुएशंस हैं ये डिफर करती है सोसाइटी में, अलग अलग लेवल पे, वो अलग अलग रीजन, अलग अलग लेवल पे डिफर करती हैं। ये इतनी जल्दी इसका सोल्यूशन नहीं निकल पाएगा। आई थिंक इसका सोल्यूशन यही है कि समाज जब एज ए होल मॉडल आगे बढ़ेगा, जब हमारी सोचने की क्षमता, थिंकिंग, सब ये चीजें आगे बढ़ेगी, शायद हम इन चीजों को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डू यू थिंक डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शंस तक सीमित है? क्या एक्चुअल इकट्ठे होकर लोग डेमोक्रेटिक होकर अपनी पॉलिसी भी क्रिएट कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इलेक्शन तक सीमित है, ऐसी पॉलिसी नहीं क्रिएट कर सकते। बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम देखें, अगर म्यूचुअली देखें, अगर एक लार्जर ऑडियंस को इकट्ठा करके देखेंगे क्या इशू आ रहे हैं, जब इशू आते हैं तो वो इशू लार्जर ऑडियंस इकट्ठा होकर भी नहीं सोल्व कर, क्योंकि वो इशू ऐसे हैं, वो सरकार इतनी पावरफुल रहती है हमारे जैसे देश में जहां हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। आप देखेंगे अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है।
तो वहाँ पर मास की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है पॉलिसी मेकिंग में। हाँ, एक मास ने आज जो एग्जांपल दिया, एक भीड़ ने एग्जांपल दिया है कि एजुकेशन मिनिस्टर बदल सकता है, सरकार झुक सकती है, सिस्टम झुक सकता है। और उसमें भी उन्होंने एक बार कह दिया कि मेरे निजी कारण के कारण मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि मैं देश के हित में इस्तीफा दे रहा हूँ। देश का हित आपने देखा होता तो शायद जिन पेपर लीक होता उसी दिन दे देते। ऑस्ट्रेलिया के अंदर पेपर, कोई पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा भी हो सकता है? नहीं, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा तो सरकार झुक गई है, डर मान लिया। उन्हें पता है कि आने वाले समय में पंजाब में चुनाव, अगर पंजाब पे भी इस चीज का बहुत इम्पैक्ट, जब ये इम्पैक्ट पड़ेगा तो शायद उनको लगेगा कि उनका वोट बैंक जा रहा है। जेनजी एक अच्छे खासा नंबर है, 40 करोड़ के आसपास देश के अंदर जेनजी है। तो अब 28-30% जेनजी अगर हैं तो उन्हें पता है कि ये उनको नुकसान करेंगे। ये वोट बैंक वो वोट बैंक है जो शायद इलेक्शन की दिशा निर्धारित करता है, बदल सकता है। तो ये इसको देखते हुए, देश के माहौल को देखते हुए कि आज सिर्फ एक कम्युनिटी अगर जेनजी सड़कों पे है, कल किसान सड़कों पे होंगे, तीसरे दिन मजदूर सड़कों पे होंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, सफाई कर्मी सड़कों पे होंगे, तो इनसे, इस सरकार से वो मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये सरकार डर गई है, डर के कारण इन्होंने आज इस्तीफा दिया। आई रेड इट समवेयर जहाँ पे इवन की कोर्ट्स ने बोल दिया कि डोंट इन्वॉल्व अस इनटू दिस, हमें इसमें मत घड़ीसो। जस्टिस का सबसे मेन जो जगह है कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये बोल दिया कि हमें बीच में ना इंक्लूड करो। तो हम जस्टिस कहाँ जाके लेंगे? देखिए, शुरुआत तो इसकी कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर बीजेपी वाले हमारी बात सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है बीजेपी वाले सबसे ज्यादा अगर किसी को कोस रहे होंगे तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक ऐसी कुर्सी थी, उन्होंने मुंह से ऐसा शब्द क्या निकाला, कॉकरोच। वो पूरे देश के अंदर एक जिसपे पार्टी बन गई, एक मूवमेंट खड़ी होगी, सब कुछ खड़ा हो गया। देखिए, कई बार जुबान से जो बात कही है सोच समझ के कहनी चाहिए। वो बात कहाँ तक ट्रेवल होती है, शायद वो शब्द ना कहते, वो पार्टी ना फॉर्म होती और इतनी बड़ी मूवमेंट ना खड़ी। तो आज शायद कह सकते हैं कि एक मामूली कॉकरोच की बात करें अगर, तो उस कॉकरोच के नाम से एक मुहिम खड़ी हुई, उस मुहिम ने पूरे देश को जगा दिया और पूरी दुनिया गवाए। तो इसलिए बोलते हैं कि बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए चीज़ों के अंदर, बड़ा सोच समझ के अपने। कई बार आपके वर्ड्स किसी को ऐसा पिंच कर जाते हैं कि इंसान उन शब्दों को, थप्पड़ की मार इंसान भूल जाता है, शब्दों की मार नहीं भूलता। कॉकरोच जनता पार्टी के हक में है आप? देखिए, मैं एक इस पार्टी के हक में हूँ या नहीं हूँ, पर मैं जो मैंने देखा है इतने दिनों से, जिस तरीके की प्रोटेस्ट मैंने सड़कों पर फील करी है, देखी है, पार्टिसिपेट किया है, मुझे लगता है ये लड़ाई सिर्फ एक पार्टी से ऊपर उठ के एक सिस्टम के खिलाफ लड़ाई हो चुकी है। जो जेनजी का जो रोष देखने को मिला है वो एक अलग लेवल का था। ये पार्टी ने फॉर्मेशन हुई, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हुई, कहीं ना कहीं देश के अंदर एक ऐसे स्ट्रॉन्ग मैसेज दे दिया है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे अगर 22-23-25 मिलियन व्यूज है या आपके फॉलोअर्स है, वो सड़कों पे भी उतरना जानते हैं। पहले लोग बोलते थे कि ये शायद से सोशल मीडिया पे किसी ने घर बैठ के फॉलो कर लिया है, लाइक कर दिया है, पर सड़कों पे नहीं उतरे। पर दिल्ली ने और चंडीगढ़ में देखिए सेक्टर 17 में एक इतनी बेहतरीन प्रोटेस्ट चल रही थी, तो दिल्ली, चंडीगढ़ और काफी जगहों ने ये दिखा दिया है कि जो देश में अगर आप किसी को कॉकरोच कहेंगे तो कॉकरोच भी बुरा मान। बहुत सारे कॉकरोच मिलके फिर पेस्टिसाइड भी नहीं मार पाएंगे। और ये एक बड़ा एग्जाम्पल दिया है। आज जब हम प्रोटेस्ट देखते हैं तो वो लोग नारे लगाते हैं और पोस्टर्स लेके आते हैं कि मैं एक कॉकरोच हूँ। तो आज कई बार यही ऐसी टर्म थी, किसी को अगर हम थोड़े दिन पहले, अगर ये प्रोटेस्ट से पहले, इस इंसिडेंट से पहले अगर किसी को कॉकरोच बोल देते तो वो बड़ा बुरा मानता था। किसी को ये बोल देंगे कि आप कॉकरोच जैसे हो या आप कॉकरोच हो, तो वो इसको बड़ा डेरोगेटरी वर्ड समझता था कि मेरी इंसल्ट कर दी। आज अगर आप किसी को कहेंगे कि आप कॉकरोच हो तो हक से लोग बोलते हैं कि हम कॉकरोच हैं और हम कॉकरोची सिस्टम को हिलाएगा। तो एक इतिहास है, इतिहास लिखा गया। जैसे किसान आंदोलन था, ऐसे ही एक आंदोलन ने बहुत कुछ सिखाया, इस प्रोटेस्ट ने बहुत कुछ सिखाया। मुझे लगता है कि एक मैसेज है देश के लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, जेनजीज के लिए, कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। काफिले चलते हैं, जब टीम खड़ी होती है, लोगों का साथ होता है, प्यार होता है, तो मुझे लगता है कि सिस्टम अपने आप हिलता है। सिस्टम हिलता है। डू यू थिंक इट इज बीजेपी वर्सेस सीजेपी? नो, इट्स नॉट बीजेपी वर्सेस सीजेपी, इट इज बीजेपी वर्सेस द पीपल हु वर फाइटिंग फ्रॉम ग्राउंड फॉर देयर राइट्स। हमारा देश, हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, बाय द पीपल फॉर द पीपल, लोगों के लिए, ये देश लोगों ने बनाया है, लोगों के लिए। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर धर्म, हर जात के लोगों की इक्वल वैल्यू है। कोई भी सरकार देश से बड़ी नहीं हो सकती। सरकार जनता के लिए एक अकाउंटेबल पर्सन है, लाइक वी नॉट, सर्वेंट इज नॉट द राइट वर्ड, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि कहते हैं ना कि सरकार ही हमारी सर्वेंट है, सरकार हमें सर्व कर रही है, हम सरकार को सर्व नहीं कर रहे हैं। बट जब अकाउंटेबिलिटी की बात आती है तो सरकार क्यों भाग जाती है, सर्व क्यों नहीं करती? उनका हक है ना हमें सर्व। देखिए, हक है। सिर्फ कई बार आप देखिए, आप कई बार हमारे घर पर चुनाव में कोई आता है तो बोलता है कि मैं 24 घंटे हाजिर रहूंगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। जब नेता जीतता है, जीतने के बाद नेता की आप बॉडी लैंग्वेज देखना, वो बिल्कुल बदल जाती है। जैसे कपड़े बदलते हैं उसके, ऐसे उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल जाती है। तो ये दुर्भाग्य है देश का। लोग नेता इसलिए बनना चाहते हैं कि चकाचौंध और पैसा शायद ये उनको प्रभावित करता है, पर नेतागिरी एक ऐसा काम है, शायद मुझे लगता है इट इज
डिफाइंड वर्जन ऑफ सोशल सर्विस। अगर किसी को नेता बनना है तो ये सोच के आइए कि राजनीति से पैसे नहीं कमा सकते, पैसा अपने प्रोफेशन से कमाइए। राजनीति के अंदर एक ही चीज़ है, वो देश की सेवा है, लोगों की सेवा है। बाय चॉइस आप राजनीति में उतरिए, कोई किसी को जबरदस्ती राजनीति नहीं करवा सकता। क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना भी तो आना चाहिए ना, बट साथ में मुझे लगता है ये क्रिटिसिज्म की बात अगर आपने करी है, बहुत बड़ी अच्छी बात करी है। हमारे अंदर कोई भी हो, जो इंसान क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने लग गया वो बहुत ग्रो करे। और ये कहना आसान है, करने में बड़ा मुश्किल होता है। Yes. आज किसी के बारे में शाम को अगर 4 नारे हम लगा देते हैं, वो इसको पॉजिटिव नहीं समझता, उसको रात को नींद नहीं आती। बिल्कुल ये ह्यूमन माइंड ऐसा होता है। कभी हम किसी की बात किसी के बारे में बोलते हैं कि आप ये काम ठीक नहीं किया, कि आपका ये काम ठीक नहीं है, इंसान उसको पॉजिटिव कभी नहीं लेता कि ये मेरे बेहतरी के लिए बोल रहा होगा। वो उसको नेगेटिव लेके उसको अपने दिल पे भी लगा लेता है और उस चीज में रिवेंज लेने की कोशिश करता है, काउंटर प्ले करने की कोशिश करता है। क्रिटिसिज्म इंसान को हमेशा आगे बढ़ाता है। जो सच्चा इंसान है, समझदार इंसान है, वो यही देखेगा कि कौन मेरे क्रिटिसिज्म मेरा कर रहा है, मुझे कोई चीज ठीक बता रहा है। एक्ट करना और उस पर काम करना वो हमारे हाथ में, कोई जबरदस्ती आपसे कुछ नहीं करवा रहा है। वो हम पे डिपेंड करता है कि हम इस चीज़ में से एक्ट करके हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ अ राइट पब्लिक सर्वेंट? अगर किसी को पब्लिक सर्वेंट बनना है, पॉलिटिक्स में जाना है, तो एक मेन कोर क्वालिटी अपने अंदर होनी चाहिए, तो ही बंदा सर्व कर पाएगा। मुझे लगता है, देखिए, असूल और जुबान की बात हो, जिंदगी तो बिना जुबान के भी निकल जाती है, जिंदगी तो चोर बन के भी निकल जाती है, जिंदगी कोई क्राइम करके भी निकल जाती है। जेल में लोग बैठे हैं, उनका भी जीवन निकल रहा है, वो भी दाल रोटी खा रहे हैं 2 टाइम की। मुझे लगता है पर इंसान के, मुझे एक जीवन में मुझे लगता है एक इंसान के प्रिंसिपल होने चाहिए, असूल होने चाहिए। अगर आप असूलों के साथ बिना जिंदगी जी रहे हैं तो शायद वो सिर्फ आप जी रहे हैं, दुनिया जी रही है। आपके कुछ प्रिंसिपल होने चाहिए कि आप इससे बिलो द बेल्ट नहीं जाएंगे। कुछ आपके पर्सनल, ये चीजें मुझे नहीं करनी, गलत और सही के पैमाने पता होने चाहिए, ये सही है, ये गलत है, और ये मुझे नहीं करना। और गलत किसी के कहने पे भी नहीं करना, चाहे वो ओहदे में हमसे बड़ा भी हो। गलत सही की बात से मैं एक पर्सनल लेवल पे आपसे क्वेश्चन करती हूँ कि जैसे कई लोगों के वैल्यूज एंड मोरल्स होते हैं, बट अगर मेजॉरिटी हो जाती है ना गलत चीज़ को लेके भी, सही बंदा भी अपने आप को गलत चीज़ की तरफ धकेल लेता है। इन स्टूडेंट लाइफ, इन पॉलिटिकल लाइफ, एवरीवेयर, हाउ कैन वी स्टिक टू दैट थिंग? बेसिकली देखिए, आपको अगर असूलों पे चलना है, आपको वो परेशानी तो जरूर आएगी। सोसाइटी इफेक्ट करती है। हम 5 बंदों में जिनमें बैठेंगे हम उनके जैसे बन जाते हैं। बिल्कुल इफेक्ट करती है। देखिए, पर मुझे लगता है सोसाइटी साथ खड़ी भी नहीं होती, भीड़ का हिस्सा बनने में कोई फायदा नहीं होता। पुराने समय में राजा महाराजा होते थे, या हम बात करें गुरु नानक देव जी थे, अगर आप उनके प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, उनकी टीचिंग्स को पढ़ेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, तो हमें समझ आएगा कि वो क्यों गुरु नानक देव जी बोला जाता है। बिल्कुल। गांधी जी को क्यों हम आज भी कहते हैं कि आज कोई एक किसी को थप्पड़ मार दे तो हम 4 थप्पड़ लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और गांधी जी उस समय के अंदर, मतलब हजारों, आज आप 10 लोगों को इस शहर क्या इस देश के अंदर 20 लोगों को एक साथ इकट्ठा नहीं कर सकते, सुबह से लेकर शाम तक ही उनमें लड़ाई हो जाएगी। बट गांधी जी ने हजारों लाखों लोगों को, देश के लोगों को एक साथ बिना वायलेंस के जोड़ के रखा। तो ये जो महापुरुष बने हैं, जो कुछ बड़ा करने आए थे जिंदगी में, उनके कुछ ना कुछ प्रिंसिपल थे, मोरल वैल्यूज थे कि मैं ये नहीं करूंगा। भगत सिंह की लोग बात आजकल सभी करते हैं, नारे हम भी लगाते हैं कि भगत सिंह तेरी सोच पे पहरा देंगे ठोक के। भगत सिंह की सोच क्या थी लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को ये नहीं पता कि भगत सिंह कितनी बुक्स पढ़ते थे। लोगों को शायद इस चीज का लगता है कि एग्रेशन भगत सिंह है और ठंडा रहना गांधी जी है। बिल्कुल। बट शायद समय ऐसा बलवान है कि इंसान को समझ आनी चाहिए कि कहाँ गर्म होना है, कहाँ नरम होना है, कहाँ गांधी जी के विचारों पर चलना है और कहाँ भगत सिंह के विचारों पर चलना है। तो इंडिविजुअल कैपेसिटी है इंसान की, इंसान कैसे अपने आप को ढालता है, ये चीज़ें सीखने से आती है। मुझे लगता है कि इंसान को अपने आप को खुला रखना चाहिए। सीखने की जो लिमिट है वो कभी बंद नहीं करनी चाहिए। लाइफ में इंसान हर रोज सीखता है, चाहे वो 70 साल का इंसान हो, वो भी जिंदगी में रोज सीखता है। तो आप सबसे पहले क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करना सीखिए, हम्बल रहिए, ग्रेटिट्यूड इंसान में होना चाहिए, पोलाइट रहिए। और बहुत चीज़ें हम देखते हैं समाज के अंदर कि लोगों पर प्रभाव किस चीज़ का पड़ता है, वो पड़ता है शायद हमारी जो सोशल लाइफ है। हम जो आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं, इंस्टाग्राम जिंदगी का सिर्फ एक पार्ट है। एक, अगर आप सोचेंगे इंस्टाग्राम जिंदगी है, जिंदगी नहीं है। स्नैपचैट जिंदगी नहीं है, फेसबुक जिंदगी नहीं है, ये जिंदगी का हिस्सा है। और जब से सोशल मीडिया में ऐप्स आई है, जिंदगी से उतने ही दोस्त और लोग कम होते गए हैं। तो ये चीज़ मुझे लगता है, ऐसे ऐसे लोग मैं जानता हूँ जो 6-6, 7-7 घंटे वो इंस्टाग्राम में रील्स देखते रहते हैं। वो एक मशीन बन चुके हैं, वो प्रोसेस करते रहते हैं, उनका माइंड ब्लॉक हो चुका है क्योंकि वो कुछ सोच ही नहीं पाते। उनको लगता है कि यही जिंदगी बहुत अच्छी है। वो देखते हैं कि कोई कहीं घूमने जा रहा है तो उनको लगता है हमें भी जाना चाहिए। वो लगता है कि किसी ने कुछ गाड़ी खरीद लिया तो उनको वो चाह होती है कि ये गाड़ी खरीद ले। ये सब चीज़ें पहले नहीं थी। तो आप इन चीज़ों से अगर इंसान दूर रहेगा, मुझे लगता है एक बड़ा सोच समझ के इनको यूज़ करेगा, इसके बेनिफिट बहुत है। अगर इनको गलत वे में आप लेके जाएंगे तो इसका नुकसान इतने हैं कि हम
आने वाले 10-15 सालों में ऐसी जगह खड़े हो जाएंगे जहाँ एक इंसान के पास बात करने के लिए दूसरा इंसान नहीं होगा। एक्चुअली बट ये इंस्टाग्राम वाली बात से एल्गोरिदम इतना ऐसे वर्क करता है, जो लोग प्रोटेस्ट के अगेंस्ट थे उनको वही रील्स आ रही हैं कि ये कॉकरोचेस हैं, इनको कुचल दो, बीजेपी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, बीजेपी ऐसा है। जो उसके हक में थे उनको ऐसी रील्स आ रही थी कि आज इसने ये कर दिया, इधर इतने लोग प्रोटेस्ट में इकट्ठे हो गए, इतना ये सब हो गया। बट एल्गोरिदम ही वर्क कर रहा है। ऑन अदर हैंड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, क्लियरली जिसको बोला जाता है कि इट हैज़ बीन सोल्ड आउट बाय द गवर्नमेंट, उस पे से वही दिखाया जाएगा जो गवर्नमेंट कह रहा है। तो राइट पिक्चर कैसे पता लगेगी जनता को? देखिए, अब जो हम बातें कर रहे हैं शायद सभी लोगों के समझ नहीं आती, इतनी प्रैक्टिकल पोजीशन में इंसान नहीं समझ। आपने ठीक बात कही एल्गोरिदम की, बट लोगों को ये समझ नहीं आता। उनको लगता है अगर एक जगह प्रोटेस्ट हो रही है तो उनको लगता है पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रही है। अगर कोई अंधभक्त होगा, उसको दिखेगा कि यार ये कॉकरोच तो पार्टी तो बड़ा गलत काम कर रही है, या ये स्टूडेंट्स तो बड़ा गलत काम कर रहे हैं, तो उनको लगेगा कि ये सारे एंटी नेशनल है। तो ये सोशल मीडिया एप्स है, ये कंक्रीट आपको नॉलेज नहीं देती। और सबसे बड़ा इसके अंदर मीडिया का रोल भी आता है कि मीडिया भी आप देखिए नेशनल मीडिया भी हमारे वो सिंगल फेवर्ड न्यूज़ दिखाते हैं। अगर वो किसी को चाहे तो एक रात में स्टार बना दें, और वो किसी को चाहे तो एक रात में फ्लॉप कर दें। हाँ, अर्श से फर्श पर भी ला सकते हैं। फर्श से अर्श का भी सफर बड़ा अच्छा करेंगे, और अर्श से फर्श का सफर भी। डू यू थिंक मीडिया बॉट है? देखिए, मीडिया बिल्कुल बॉट है। जो चैनल्स के मालिक होते हैं वो भी इंसान ही होंगे, वो भी किसी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, वो भी किसी न पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, किसी पार्टी को फंडिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, किसी पार्टी की फेवरेट पोजीशन दिखाते हैं। पीटीसी बोलते हैं श्रोमणी अकाली दल का है, तो पीटीसी पे ऑब्वियसली आप कभी देखेंगे श्रोमणी अकाली दल की बुरी खबर आएगी। ऐसी जी न्यूज़ है, जी न्यूज़ आप कब चाहेंगे कि जी न्यूज़ पे कभी बीजेपी के खिलाफ खबर आएगी? तो ये सब एक सोशल नैरेटिव है, और इंसान को अपनी कुर्सी प्यारी है। जो एंकर्स हैं उनको भी कुछ नहीं कह सकते कि वो अपनी नौकरी कर रहे हैं। जो ऊपर से कमांड आएगी, वो बोलेंगे कि आज आपने एक नैरेटिव इस XYZ पार्टी के खिलाफ नैरेटिव चलाना है, तो उस नैरेटिव को ही चलाएंगे। वो सही गलत नहीं देखेंगे कि हम अपने एथिक्स और मोरल वैल्यू से हटके कुछ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही गलत है। देश को अगर पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं मीडिया को भी, अगर मीडिया ठीक से नहीं काम करेगी तो मुझे लगता है कि जो धरातल पे लोग हैं उन्हें सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। कमिंग बैक टू द एजुकेशन सिस्टम, आप कह रहे हो कि कोई भी बंदा पावर में आ जाएगा, 5-10 साल लगेंगे। हमारी जो आज की सरकार है वो पता नहीं कितने सालों से है, तो फिर भी उन्होंने ये चीज़ को चेंज करने का एक बार भी नहीं सोचा। आई एक्चुअली पर्सनली थिंक जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, जो उनके टाइम पे उनके सोच विचार थे जो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए, मोदी जी ने काफ़ी वही सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन लाई, हिस्ट्री क्रिएट करी है, डिमोनेटाइजेशन एंड जो भी ये सारे चेंजेस आए हैं। बट इन एक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर, टर्शरी सेक्टर हमारा कैसे ग्रो होएगा? हम सबसे बड़ी बात है तो हम ओवरऑल ग्रोथ पे काम करने की बात मोदी सरकार करती है। ओवरऑल ग्रोथ है नहीं। अगर ग्रोथ होती है तो आप एक सेक्शन से देखिए, अलग अलग सेक्शन उठा के देखेंगे। एजुकेशन में हम कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम हेल्थ पे आए तो हेल्थ में भी हमारे पास कोई खास हम कर नहीं पाए हैं। हम बोलते हैं कि IITs बना रहे हैं, ये बना रहे हैं। पूरे पंजाब के अंदर कुछ शहरों को छोड़ दें, अगर पंजाब की बात करें, कुछ शहरों के अलावा तो यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पढ़ने की पोजीशन है वो नहीं है। एग्जैक्टली, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ के मैं नाम लूँगा, ठीक है, एक लेगेसी कंटिन्यू हो रही है, पर कोई भी पंजाब का जो लोग हैं अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाकर राजी नहीं है। मैं कल प्रोटेस्ट में ही मेरी बात ध्यान आई, प्रोटेस्ट में एक स्टूडेंट ने लिखा था कि पॉलिटिशियंस के बच्चे बाहर पढ़ते हैं वो इंटरनेशनल, और जो लोग हम सड़कों पर नारा मारते हैं हम एंटी नेशनल। देखिए, अगर इतने ज़्यादा हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अच्छे होते तो हम शायद हमारे बच्चों को बाहर पढ़ने ना जाना होता। और सेकेंडली आप देखिए, हम बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी हमारे पास कुछ खास नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर आपको किसी को बिजनेस करना होगा, अदरवाइज या तो वो बहुत ही पॉलिटिकली सोशली या फाइनेंशियली साउंड परिवार से होगा तो कर पाएगा, अदरवाइज स्टार्टअप करने के लिए तो बहुत मुश्किल है। कोई इंसान अपने कमा कर कोई बिजनेस करना बहुत ही टफ टास्क है। कोई 1000 लाख में से कोई 2-4 लोग कर लेंगे, वो एग्जाम्पल सेट कर देते हैं। बट अबाउट द फेलियर, जो लोग फेल होते हैं, स्ट्रगल उनका भी रहता है, पर उनकी कोई बात नहीं करता और उनकी बात कोई रखता भी नहीं। तो आई थिंक गवर्नमेंट को ओवरऑल बहुत चीज़ें समझने की हैं, और एजुकेशन को एटलीस्ट बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। इवन दी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो स्टेट में पावर में है, उनको अपने एजुकेशन मिनिस्टर्स को सोच समझ के समझाना चाहिए, और उनको बनाना भी उसी इंसान को चाहिए जो कैपेबल हो। मुझे लगता है कैबिनेट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट एजुकेशन मिनिस्टर की है, और इसको ही मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लाइटली लिया जाता है। धर्मेंद्र प्रधान शायद वो कितने पढ़े लिखे हैं कितने नहीं हैं वो शायद खुद भी जानते हैं, वो इस अकाउंटेबिलिटी को हैंडल करने लायक थे या नहीं थे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं, मुझे लगता है वो शायद किताबें ही पढ़ते रह जाते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। फेवरिज्म में सरकारें सेलेक्ट होती हैं? बिल्कुल सिलेक्ट होती हैं, बिल्कुल सिलेक्ट होती हैं। वो देखा जाएगा कि
आप देख सकते हैं कि हमेशा सरकार जब चुनी जाती है तो सरकार चुनने के अंदर लोकल ग्राउंड के इश्यूज कम और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ज़्यादा मायने रखता है। हर चुनाव के अंदर आप पंजाब के अंदर देखेंगे हर पार्टीज के पास 1984 का मुद्दा होगा, किसी के पास 1947 का इशू होगा, किसी के पास कोई इशू होगा। डेवलपमेंट की बात कोई नहीं करता, कोई बात नशे की नहीं करता, या सिर्फ बातें करते हैं, ग्राउंड पे काम नहीं करते। लीडर से आप बात पूछेंगे, लीडर्स प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, सोल्यूशन नहीं बताते। लीडर हमें सिर्फ रियलाइज करवाते हैं कि पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं मुझे लगता है जो लीडर्स की स्कूलिंग में भी बड़ी ज़रूरी हैं। लीडर्स को भी पढ़ना चाहिए। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, लीडर्स सोशल मीडिया से पढ़ते हैं, लीडर्स किताबों से नहीं पढ़ते, लीडर्स अखबारों को नहीं पढ़ते, लेख नहीं पढ़ते। तो यही फ़र्क है भगत सिंह और आज के नेताओं में। Said very right, Sachin. Like actually, you are giving a perspective from a very fresh mindset. I guess कुछ पुराने ट्रेडिशनल जो मेथड्स के हिसाब से सरकारें बनी हैं वही चीज़ें आगे ले जा रही हैं। एंड आई गेस यूथ इसीलिए आ रहा है सामने क्योंकि उनको पता है कि फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके कैसे आना है। आज मैं आपसे यही चीज़ पूछ रही हूँ कि अगर यू गेट द पावर ऑफ 5 थिंग्स, है ना, एक कि वट एवर लीडर इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट उसको पता लगे ये चीज़ कि, है ना, कि अगर ये चीज़ें थोड़ी सी अपने लेवल पे आप ये कर सकते हो कि ये करो, प्लीज़ करो, तो वो क्या होंगी? मुझे लगता है सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो सबसे बड़ी चीज़ है कि मैंने ये बात पहले भी कहीं कही है कि कई बार आप देखिएगा कि नेता को हम ऐसा फील करवा देते हैं कि खुद ही नेता हमें ऐसा फील करवाता है कि जो दुनिया है वो इन्फीरियर है, मैं सुपीरियर हूँ। हम उसके पीछे ऐसे घूमते हैं फोटो के लिए, जैसे फोटो क्लिक हो जाएगी तो हमारे हाथ पता नहीं अलादीन का चिराग लग जाएगा। बिल्कुल। और रियलिटी में क्या है, उस फोटो की कोई वैल्यू नहीं रहती। अगर लीडर आपको नहीं जानता तो आपकी फोटो की कोई वैल्यू नहीं है। आप एक बार खिंचवाएं, 10 बार खिंचवाएं, 2 बार खिंचवाएं, वो मायने नहीं रखती। ये सोसाइटी के अंदर ऐसा है कि हमें दिखाना है कि हमें इसके साथ पिक्चर क्लिक हो गई है। मेंटल साइकोलॉजी है, कोई खुशी नहीं मिलती। आप देखिए किसी सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवा के क्या आपको रात को जो पेट की भूख है वो मर जाएगी? आज मैं अगर शायद मैं किसी बड़े हीरो के साथ पिक्चर क्लिक करवा लूं तो शायद क्या मेरी रात की भूख मर जाएगी? या किसी सेलिब्रिटी के साथ पिक्चर क्लिक करवाऊंगा तो मुझे शाम को सांस तो नहीं मेरी वो फुल कर सकता। तो आई थिंक हमारे अंदर ये, समाज के अंदर ये सबसे पहले मिटाना पड़ेगा कि पॉलिटिशियंस को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फेवर ट्रीट करेंगे। जब वो ट्रीट करेंगे तो फिर वो आपको इन्फीरियर ट्रीट करेंगे ही करेंगे। सेकेंडली, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अपने लीडर से पूछें क्यों। जब आप पूछेंगे तभी वो कंट्रोल में रहेंगे, तभी वो आपको आंसर करने लायक रहेंगे। तीसरी चीज मुझे लगता है अप्रोचेबल ही नहीं है वो। आप, यही तो प्रॉब्लम है। अप्रोचेबल किसने उनको अप्रोच से बाहर किया? आम जनता ने अप्रोच से बाहर किया, क्योंकि आम जनता उनको जब वोट मांगने आते हैं तब हम उन्हें बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं और वो भी हमें बड़े अच्छे से ट्रीट करते हैं। इलेक्शंस के बाद वो गायब हो जाते हैं तो लोगों को फिर अपना काम याद रहता है। और सबसे बड़ी बात, लोगों को भी खुद के काम चाहिए। मैंने एक नोटिस करी है बात। लोग कहते हैं कि हमारे पर्सनल काम कीजिए, हमारी सोसाइटी के काम से नहीं। बहुत कम लोग हैं जो ये बात कहते हैं। लोग कहते हैं मेरे बच्चे को नौकरी लगवा दीजिए, सड़क बने ना बने। एग्जैक्टली। मेरे परिवार में ये मेरा पर्सनल ये काम करवा दीजिए, मुझे पेट्रोल पंप का ठेका दिलवाए, पेट्रोल पंप की लोकेशन दिलवा दीजिए, पर मेरे गांव में लाइट आ रही है नहीं आ रही वो मायने नहीं। बट डू यू थिंक इसमें लोग भी गलत हैं कि नहीं? क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना हाल, जैसे हमने पहले अनएम्प्लॉयमेंट की बात करी, हर कोई बंदा ये देखेगा कि हमारा फायदा हो जाए पहले, जहाँ से भी कनेक्शन से जो फायदा निकल रहा है। देखिए इस चीज़ का एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेता है, +2 के अंदर हमें डिग्री चाहिए। ऐसे इलेक्शन को लड़ने के लिए, कंडक्ट कराने के लिए शराब मैंडेटरी है। समझिए मेरी बात को। हमारे देश के अंदर हम जहाँ रहते हैं वहाँ ऐसा लगता है कि अगर शराब नहीं बांटेंगे तो हम इलेक्शन का पार्ट ही नहीं है, तो इलेक्शन तो शुरू ही नहीं होता। तो अल्कोहल से तो हमारा इलेक्शन की मतलब शुरुआत होती है कि इलेक्शन में मैदान में उतर गए हैं। तो देखिए पर्सपेक्टिव, लोग, नेता तो गलत हैं ही हैं, नेताओं को लोगों ने गलत बनाया, लोगों ने गलत काम करने सिखाए। नेता गलत हैं तो अगर लोग उन पर चेक रखेंगे तो नेता कंट्रोल में रहेगा। क्यों आप नेता कभी गरीब देखा? एक बार विधायक भी रह जाता, उसका घर भी, वो भी 2 पुश्त का पैसा इकट्ठा कर लेता है। नेता किसका पैसा है? जनता का पैसा है। नहीं, कभी कोई नेता गरीब हुआ ही नहीं। बहुत कोई रेयर, 1000 में से, लाख में से ऐसे कोई नेता होंगे जो आम रहते हैं, बहुत जैसे थे, थोड़ा बहुत एनहांस करते हैं बिजनेस पे। ठीक है, पैसा कमाइए। मैं फिर वही बात कहता हूँ, पैसा कमाइए, राजनीति से पैसा। अगर जो राजनीति से पैसा कमाएगा वो उसके इनर सोल अलाउ करती है, नहीं करती मुझे नहीं इस चीज़ का पता, बट आई थिंक राजनीति से पैसा नहीं कमाना चाहिए। बिजनेस कीजिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि इस प्रोफेशन को अगर सोशल सर्विस से रिलेट करके रखेंगे तो शायद हम ज़्यादा लोगों की हेल्प करें। बट यहाँ पे वही बात है ना, हम कह रहे हैं कि कनेक्शन से तो कुर्सियाँ मिल रही हैं, सीट्स मिल रही हैं। अगर जो एक्चुअल में एक्टिविस्ट है, आप एक सोशल एक्टिविस्ट हो, एनिमल एक्टिविस्ट आते हैं, और भी लोग हैं जिनके अंदर एक्चुअल में एम्पैथी है, वो अगर सीट्स पे बैठाए जाए शायद वो कुछ देखेंगे भी, बट उनको मौका कैसे मिलेगा? ये उनको मौका नहीं मिलेगा। देखिए मौका
बनाया जाता है, देखिए हमारे किसी को पोजीशन देनी होती है तो देखा जाता है ये किस कास्ट से है, वो कास्ट की डोमिनेशन उस इलाके में है नहीं है, उस कास्ट से हमें आने वाले टाइम में इलेक्शन में फ़ायदा होगा नहीं होगा। अगर हम रियल एजुकेटेड बेस पे अगर किसी को हम अपॉइंट करेंगे, राज्यसभा इसलिए बनी थी, हमारा हाउस इसलिए बना था राज्यसभा कि हम देश के अंदर जो डिफरेंट फील्ड के लोग हैं जिन्होंने एक्सीलेंस हासिल करी है अपने प्रोफेशन में, हम उनको आगे लेकर आएंगे। पर आई थिंक राज्यसभा में भी आजकल पॉलिटिशियंस को भेज दिया गया है कि जो इलेक्शन जीत नहीं सकते, सिर्फ चमका के बातें कर सकते हैं, उनको हमने राज्यसभा में भेजा है। तो इसके अंदर ये एक सिस्टम ही ऐसा बना दिया गया कि सरकार को पावर में रहना है, डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं, किसी भी तरीके से वो पावर में रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही कंसर्न है, पावर सेंट्रिक हो चुकी है पूरी सरकार। और जो लोग उस पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, आप देख लीजिए, आप 100 पॉलिटिशियन से इंटरव्यू कर लीजिएगा, आपको फील होगा कि ये लोग सिर्फ खुद के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लिए, लोगों के लिए काम करना नहीं चाहते। एक ऐसा भी तो आ रहा था कि अगर कुछ ज़्यादा होता है तो शायद इंडियन आर्म फोर्स कंट्रोल ले लेते हैं, एंड देन अगर कुछ वॉर वगैरह होता है, यू नो अबाउट दिस सिचुएशन। हाँ, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है, पर आई थिंक देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी की तो अभी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं, पर शायद जैसे एक्सटॉर्शन की कॉल्स आते हैं, पिछले टाइम में देखा होगा चंडीगढ़ में एक केमिस्ट शॉप में किसी को मार के चले गए थे, आई थिंक वहाँ बाहर सड़कों पर अभी भी सीआरपीएफ के जवान रखवाली कर रहे हैं। तो देश में अगर इस तरीके का माहौल है, गैंगस्टर कॉल करके पैसे मांगते हैं और उसको सीआरपीएफ या आर्मी को रखवाली करनी पड़ रही है, तो आई थिंक लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। लॉ एंड ऑर्डर का तो फेलियर है, बट जितना अगर लेट्स टॉक अबाउट इंडियाज डेट जो बाहर के नेशंस पे से लिया हुआ है ना, अभी भी इतना सारा डेट चल रहा है। एंड रिसेंटली जैसे ब्रिक्स भी आ गया, इफ़ यू नो, कि जो यूएस डॉलर को हमने एक कॉमन करेंसी रखा था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद तो हमारा नेशन और डेप्थ में चला गया। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट कैसे फुलफिल करेगी अगर कभी नेशनल इमरजेंसी आ गई? आई थिंक वी आर ऑल गॉन। हम शुरू से ही ऐसा हाल है, कोई सरकार आती है वो बोलती है कि पिछली सरकार ने इतना कर्जा था, देखिए हमने तो चढ़ाया ही नहीं है, पिछला उतारने की तो बात कहीं दूर की है। बिल्कुल। हम बेसिकली बहुत चीज़ों में लोन लेते हैं, हमारा चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या नेशनल गवर्नमेंट हो, जब वो लोन लेते हैं वो बोलते हैं कि देखिए कांग्रेस की सरकार थी, उनका इतना कर्जा था, हमने तो इतना चढ़ाया है। फिर बीजेपी कहती है हमने इतना चढ़ाया है, फिर वो कहेगी हमने इतना चढ़ाया है। तो ये उस पॉलिसी से ब्लेम गेम से ही नहीं बाहर आते। देखिए आज जब हमारे देश के अंदर किसी चीज़ की कमी रहती है तो हालात कैसे हो जाते हैं, थोड़ी सी देर में हम डिपेंडेंट हैं, हमारे पेट्रोल डीजल के लिए हम डिपेंडेंट हैं। एग्जैक्टली, थोड़ी सी ईरान की वॉर क्या हुई है, इथेनॉल इंट्रोड्यूस कर दिया। जब थोड़े गैस का इशू आता है तो लोग मारे फिरते हैं सिलेंडर्स के लिए, तेल का इशू आता है पेट्रोल पंप पे लंबी लाइंस लग जाती है। तो ये हम बहुत चीज़ों के लिए हम डिपेंडेंट हैं, और जब डिपेंडेंसी इतनी ज़्यादा है दूसरे देशों पर, दूसरी कंट्रीज़ पे, कि हम खुद का नहीं वो चीज़ प्रोड्यूस कर पाते, या चलो हमारी ज्योग्राफिकल सिचुएशन ठीक नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसके अंदर इम्प्रूवमेंट का मुझे लगता है कि सोर्स काफ़ी है। पर वही बात वहीं खड़ी आती है, करे कौन रैशनल चेंज लेकर आना चाहता है, कौन काम करना चाहता है। वो काम करने की इच्छा क्षमता बहुत कम होती है। हमारी मिनिस्ट्री में 60 साल की उम्र के बाद तो मिनिस्टर बनाए जाते हैं, 50 साल के बाद कोई बहुत ही कम लोग होंगे जिनको यंग उम्र में मिनिस्ट्री मिलती है। जब वो 50 के बाद बनते हैं तो वो पूरी लाइफ का जितना उन्होंने स्ट्रगल किया है उसको एंजॉय करना चाहते हैं कि हमने अब बहुत काम किया है, अब इस मिनिस्ट्री को एंजॉय करें, काम ना करें, मिनिस्ट्री को एंजॉय करें। तो बहुत ही स्ट्रक्चरल लूप होल है सिस्टम में पॉलिटिकल, ये वन डे में ठीक नहीं होंगे। इसके लिए एक धरातल पे काम करना पड़ेगा, सरकारों को अपने अंदर चेंज लेकर आना पड़ेगा, पार्टियों को अपने अंदर चेंज। बिल्कुल। लास्ट इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी 1990s में बनी थी, जो सिविलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद इकोनॉमिक पॉलिसी ही नहीं कोई बनी है। तो हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इतने सालों तक अगर ग्रोथ का माइंडसेट ही नहीं उनके दिमाग में कोई पॉलिसी का आया तो कैसे आएगा वो? देखिए वो भी पॉलिसी आप कहीं तो राजीव गांधी जी ने उस समय में बनाई थी, उसके बाद आप देखिए कोई ऐसी हार्डकोर पॉलिसी नहीं बनी है। उस समय भी जब कंप्यूटर लेकर आए थे हम, जब हम देश में कंप्यूटर की इन्वेंशन हुई थी, जब हम लेकर आए तब भी सरकारों ने, जो अपोजिशन है, उन्होंने बोला कि कंप्यूटर आ गए तो लोगों का काम खत्म हो जाएगा, ये लोगों की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, लोगों के पास से नौकरियां चली जाएंगी। बट आई थिंक हमारी अप्रोच पॉजिटिव रहनी चाहिए बहुत चीज़ों को लेकर, बहुत चीज़ों के बारे में हमें आगे बढ़ना चाहिए। आज चाइना देखिए, चाइना की खुद की इंस्टाग्राम की ऐप है, उनका खुद का गूगल है, खुद का यूट्यूब है, बट हम डिपेंडेंट हैं। अगर आप एल्गोरिदम की बात करें, अगर कोई अगर आप देखिए कितना कंट्रोल्ड है, देश की सरकार क्या इंस्टाग्राम को कंट्रोल नहीं कर सकती? क्या हम लोगों का डाटा लीक नहीं हो सकता? देश की सरकार यूट्यूब को हैक नहीं कर सकती? डेटा वाला भी आया था कि पता नहीं कोई डेटा हमारा सिर्फ गवर्नमेंट तक लिमिटेड था,
कैमरास का था मे बी, देन उन्होंने बोल दिया कि वो भी यूएस गवर्नमेंट को सेल आउट कर दिया कि आप ये डेटा यूज़ करो यूथ का, इंस्टाग्राम का या जो भी मीडिया पे जा रहा है वो सेफ़ नहीं है, वंस इट इज़ पब्लिश्ड ऑन द सर्वर वो जाएगा ही जाएगा, एंड उससे अपना नेटवर्क डेवलप करो। देखिए साइबर फ्रॉड होने का रीज़न भी ये है, जो हमारा डाटा हमें कॉल्स आती हैं, साइबर क्राइम के लिए कॉल आती हैं, साइबर फ्रॉड कॉल्स आती हैं, वो हमारा डाटा किसी के पास गया तभी आ रही है। एग्जैक्टली। वो हमें नहीं पता कि हम कहाँ क्लिक करते हैं, हमारा डाटा कहाँ जाता है, यूट्यूब से जाता है, इंस्टा से जाता है, फेसबुक, स्नैपचैट, गूगल पे, बट डेटा ब्रीच भी तो गवर्नमेंट ही अलाउ कर रहा है ना। एंड वो अलाउ करता है, गवर्नमेंट इस बारे में सीरियस भी नहीं है। अब आप कॉल, अगर आप किसी को कॉल करेंगे तो शायद ट्यून आती है कि उसमें बोलते हैं कि साइबर फ्रॉड से बचे, साइबर क्राइम से बचे। इतना साइबर क्राइम हो चुका है। एक जाम तारा मूवी आई थी नेटफ्लिक्स में, उसमें पूरा प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया हुआ है, 4-5 साल पहले की बात है, कि कैसे साइबर क्राइम होता है, कैसे लोगों से पैसा ठगा जाता है। तो इस पे गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, और जो कल्प्रिट है उनको बख्शा ना जाए, उनके साथ कोई सॉफ्ट बिहेव ना किया जाए, एंड पॉलिसीज बनाई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट। हमारे कोर्ट्स में हर 10-10 साल केसेस चलते रहते हैं, कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, कोई पर्सनल डिस्प्यूट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगे तो शायद हम बेटर सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कोर्ट्स ही कितने नए बने, अगर हम देखें लॉ एंड ऑर्डर में हम लॉयर ज़्यादा हैं, कितने केसेस लगते होंगे, बट कोर्ट्स ही नहीं इतने जस्टिस के लिए, तो लोग केसेस भी नहीं कर रहे हैं, जस्टिस ही नहीं है। जस्टिस है नहीं, जस्टिस डिले जस्टिस है। इंसान की जिंदगी खत्म हो जाती है, उसकी प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट खत्म नहीं होती। एग्जैक्टली उसी कारण से फिर एक नॉर्मल आदमी तो ये कहेगा ना कि हम कोर्ट तक जाए ही ना, अंडर द टेबल सेटलमेंट्स क्यों हो रही है, करप्शन क्यों हो रही है। बिल्कुल, करप्शन का कारण यही है क्योंकि हमें जो विश्वास है कि हम कहते हैं कि हम हमारे कोर्ट्स हैं, हमारे कोर्ट्स पे हमें विश्वास नहीं रहता, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत डिले जस्टिस मिलेगी, हमारी उम्र निकल जाएगी, हम वो प्रेशर नहीं बेयर कर सकते, हम वकील की फीस नहीं बेयर कर सकते, फिर जो चैलेंजेस आते हैं वो अलग हैं। तो आई थिंक ये सिस्टम, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करी, फास्ट ट्रैक कोर्ट हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, जो अर्जेंट बेसिस पे बिना अपील के भी काम करें और लोगों का विश्वास हमारी जुडिशरी में बना रहे। कमिंग टू इंडियन डेप्थ, जो हमारे देश का उधार है सारा, गांधी जी ने बहुत पहले कह दिया था कि अगर आप खादी इस्तेमाल करोगे तो आपका देश बचा रहेगा। चाइना की बात करते हैं, चाइना की हर एक चीज़ उनकी अपनी है, इवन तक कि वो व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ करते। बट हमारे देश की एक एक चीज़, अगर यहाँ पे हम कहें कि कपड़ों से टैक्स हटा दिया है पर कॉटन पे है, इनडायरेक्ट वे से गवर्नमेंट टैक्स तो ले ही रहा है ना हमसे, तो कैसे डेट तो बढ़ ही रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बट हमें गुमराह करके दिखाया जा रहा है, देखो हम आपके फेवर की बात कर रहे हैं। देखिए बहुत सारी एमएनसीज है जो इंडिया के अंदर काम करती है। एमएनसीज क्यों काम करने आती है? इंडिया से उनको लगाव नहीं है, या ज्योग्राफिकल पोजीशन हमारी अच्छा है। हमारा देश एक चीप लेबर प्रोवाइड करता है। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, ये जो मुल्क हैं, जो साउथ एशिया के मुल्क बोलते हैं, या जो भारत के जो आसपास के मुल्क हैं, ये बहुत चीप लेबर प्रोवाइड करते हैं। अगर वो हमसे कोई चीज़ 100 रुपये में बनवाते हैं तो वो 500 रुपये में बाहर बेचते हैं। तो जब हमारे पास यहाँ पर एक्सेस लेबर है, हमारी पॉपुलेशन कंट्रोल में नहीं है, हम 150 करोड़ के आसपास पहुँच चुके हैं। अगर आप बात करें, गरीबी रेखा से नीचे बहुत लोग हैं। और हम जब पूरे इंडिया के अदर स्टेट में विजिट करते हैं तो हमें पता लगता है कि इस देश के अंदर कितनी गरीबी है। लोग 6-6 हज़ार रुपये में एक महीना काम करते हैं, 5-5 हज़ार में, 7 हज़ार में। और जब इस तरीके का माहौल होता है तो आप गवर्नमेंट उनको अपलिफ्ट करने की नहीं सोचती। गवर्नमेंट उनको रोटी कपड़ा मकान में घुमा कर रखती है। और गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी तो उनको राशन फ्री दे देंगे, कहीं बिजली फ्री है, बस उनको इतनी लड़ाई वो लड़ते हैं कि उनका जो डेली एक्सपेंड है वो निकल जाए। आज का माइंडसेट रिस्ट्रिक्ट इधर कर दिया कि नेटफ्लिक्स दे दिया, किसको आईफोन दे दिया, गाड़ी दे दी, एक घर दे दिया, चलो डिस्ट्रैक्ट करके रख दिया बस उनको, कि इतने में वो सेटिस्फाइड रहे, इन चीज़ों से वो दूर रहे। बिल्कुल, देखिए हर क्लास है, जो क्लास सिस्टम बटा हुआ है, अपर क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर क्लास, बैकवर्ड क्लास, या कोई भी क्लास है, हर क्लास की अपनी एक लड़ाई है। लोअर मिडिल क्लास में आना चाहता है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जाना चाहता है, अपर मिडिल क्लास रिच बनना चाहता है। ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, पैसे की लड़ाई कभी नहीं खत्म होगी। और हर क्लास के अंदर जो कंपटीशन सिस्टम ने बना दिया है, सिस्टम ने सिर्फ हमारा एक ही मकसद रहता है कि हम अपनी पूरी जिंदगी में अपनी क्लास को बदलें। शायद ये इंसान को समझना पड़ेगा, खुशी शायद नॉर्मल लाइफ में भी उतनी ही खुशी है, और अगर आपके पास बहुत ही कोई लेविश लाइफ है तो शायद पैसे से इंसान की खुशी मायने नहीं रखती। जब इस पैसे की दौड़ से इंसान हटेगा तो शायद वो समझ पाएगा कि खुशी इंसान की जिंदगी में है, ना कि किसी चीज़ में है, और पैसे में तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि अभी अपने प्रोटेस्ट में देखा, बहुत सारे वुमेन वर इन्वॉल्व एंड उनकी वॉइसेस वर वेरी स्ट्रॉन्ग इनफ, वुमेन एम्पावरमेंट बहुत थी। आज का जो टाइम है, अगर वुमेन हमारी गवर्नमेंट को ज़्यादा संभालने में इंटर करे, यंग वुमेन, डू यू थिंक चेंजेस कैन बी मेड बेटर? नहीं, आई फील बिल्कुल चेंज नहीं आएगा। मैं इस बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। इसका रीज़न है काफ़ी, मैं इस बात को इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि देखिए, कभी भी जो औरत को लीड करता है वो पुरुष ही लीड करता है, मेल मेंबर ही लीड करता है, इवन इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। औरत को सिर्फ एक हम मखोटा बना करके एक फेमिनिज्म के नाम पे, एक इक्वालिटी के नाम फेमिनिज्म के नाम पे प्रमोट जरूर किया जाता है। औरत कम है? औरत बराबर है,
ना औरत ऊपर है ना नीचे, औरत बिल्कुल मर्द के बराबर है। औरत और मर्द में सिर्फ फिजिकल डिफरेंस है। आई थिंक दिमाग, एक औरत का दिमाग भी पूरा 100% हो सकता है और आदमी का भी हो सकता है। एक IQ लेवल औरत का भी हाई हो सकता है, मर्द का भी हो सकता है, मर्द का भी कम हो सकता है, औरत का भी हो सकता है। पर प्रॉब्लम कहाँ खड़ी होती है, जब समाज के अंदर औरतों को ये भी समझना पड़ेगा। मैं वुमेन स्टडीज की हुई है मास्टर्स, मैं इस चीज को प्रैक्टिकली, सिर्फ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बिना थ्योरेटिकल भी पढ़ के भी बता रहा हूँ। आज के समाज के अंदर औरत को ये समझना पड़ेगा, उनकी फ्रीडम, वो उनका राइट है, पर उनको ये भी चीज भी समझनी पड़ेगी कि उनकी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस मर्दों से अलग है, बाकी सब बराबर है। ऐसा नहीं हो सकता कहीं पर लेडीज फर्स्ट हो। आप कहीं पे लेडीज फर्स्ट कर लेंगे, बट बाद में आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। फिर दोनों चीजों में बड़ा फर्क बट औरतों को पावर क्यों नहीं मिल सकती? अगर उनको फ्रीडम है, सब कुछ है, इक्वल है वो, तो पावर के नाम पे उनको क्यों बैकस्टेप करा जाता है? देखिए, पावर मिलनी चाहिए, मैं तो कहता हूँ बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैट्रियार्टिक सोसाइटी है, पैट्रियार्की जो हमारा कल्चर है, ये हमारे हजारों सालों से हमारे अंदर फीड किया गया है। आदमी कभी भी औरत को एज ए सुपीरियर समझ ही नहीं पाएगा, इतनी आसानी से ले नहीं पाएगा। पर ये चेंज तो हमें ही लाना है ना। ये हमें लाना है, हम कोशिश कर रहे हैं, बट ये चेंज अगर हम सभी मिलके कोशिश करेंगे तो 20, 50, 100, 500 साल कितने लगेंगे भगवान जाने, बट ये वन डे चेंज नहीं है। किसी के yourself said that you are against this opinion. मैं इसके लिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे पॉलिटिक्स में बोला गया कि रिजर्वेशन कर देते हैं। आप देखिए, कभी चुनाव लड़ती है तो औरत साथ में लिखा जाता है, औरत के साथ लिखा जाता है पत्नी XYZ, नेम धर्मेंद्र कुमार, पत्नी सरबजीत सिंह, पत्नी कुलदीप सिंह, पत्नी फलाना फलाना फलाना, XYZ लिखा जाता है। किसी पुरुष के पोस्टर पे लिखा जाता है पति, हस्बैंड ऑफ XYZ। बट इट्स हाई टाइम कि वही सिस्टम में भी चेंज लाने की जरूरत है ना। अब समझिए, ये अधिकार हम चाहते हैं कि औरतें आगे आएं, हम चाहते हैं औरतों को हर तरीके से हर चीज के अंदर उतना ही शय मिले जितनी एक मर्द को मिलती। बट जब तक औरतें पॉलिटिकली ग्रो नहीं करेंगी, पॉलिटिकली ग्रूम नहीं करेंगी, उनके डिसीजन मेकिंग आज भी अगर मर्द लेगा तो काम नहीं चलेगा। औरत को सबसे पहले अपने घर में और अपने आप में मजबूत होना पड़ेगा कि कोई मर्द उसे नहीं चला सकता। औरत खुद भी चल सकती है। अगर मर्द खुद चल सकता है तो औरत भी चल सकती है। That comes to financial independence only. फाइनेंशियल ऑल्सो, सोशल ऑल्सो, प्रैक्टिकल ऑल्सो, उसमें काफी इंडिपेंडेंस आती है चीजों की। बट एक बड़ी थिन लाइन होती है जो आपको ये अलाउ करती है, समझ पाती है कि इंडिपेंडेंस सिर्फ कुछ चीजों की नहीं है, बहुत चीजें प्रैक्टिकल भी हैं। आज के टाइम में देखिए डाइवोर्स क्यों होते हैं, नंबर ऑफ डाइवोर्स इज हैपनिंग एवरी डे, बहुत ज्यादा बढ़ गया। So that is the main reason मे बी औरतें अपने हक के लिए लड़ भी रही हैं। और एक हक के लिए लड़ भी रही हैं। बट हमारी सोसाइटी में, बिल्कुल एग्री करता हूँ, पुराने समय में बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे ही, परिवार ऐसे ही चलते रहते थे, जहाँ मार पिटाई भी होती थी, टॉर्चर भी होता था। आज औरत कमाने लग गई तो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज नहीं होते। पर मैं उस बात पे आऊँगा, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ। डाइवोर्स का रीज़न औरत नहीं है, या डाइवोर्स का रीज़न मर्द नहीं है। डाइवोर्स का रीज़न आज कंपैटिबिलिटी या अंडरस्टैंडिंग आपसी जो बिगड़ती है वो है। बट एक्चुअली हियर कम्स अ वेरी पर्सनल थिंग। अगर पॉलिटिकल चीज़ से बाहर निकले, पावर से बाहर निकले, इमोशनल डिपेंडेंसी की भी बात है। पहले टाइम में फाइनेंशियल डिपेंडेंस के कारण औरतें टिकी रहती थी। आज अगर वो पैसा कमा सकती है तो ओनली वन थिंग इज लेफ्ट फ्रॉम दैट वी नीड फ्रॉम मैन इज इमोशंस, जो अवेलेबिलिटी नहीं है। उनको ये लगता है कि नो वी कैन नॉट एंटरटेन यू, कि हम वैसे नहीं करते, औरतें वो उसको नहीं ले रही हैं आगे। देखिए, सिर्फ पैसे के कारण, अगर देखिए सुनंदा शर्मा की मुझे बात याद आती है, वो पॉडकास्ट में बोल के गए थे कि मर्द नहीं होता, पैसा मर्द होता है। अगर पैसा मर्द होता तो जब बाप अपनी बेटी को ब्याहता है तो सिर्फ फाइनेंशियल बैंक और अकाउंट ही देखना चाहिए, उनको ना शक्ल देखने की जरूरत है, ना उनके करेक्टर देखने की जरूरत है। तो बाप बेटियों को ब्याह दें, अकाउंट नंबर पता करें बैंक से और अपनी बेटियों की शादी करेंगे, किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसा है उनको ब्याह दें, अगर पैसा ही मर्द है। मैं बिल्कुल उनकी बात से बिल्कुल असहमत रहा। मैंने देखा और उनको समझा। मर्द की जुबान मर्द होती, मर्द आकर्षक तब होता है कि जब मर्द की जुबान हो, मर्द के अंदर ठहराव हो, मर्द के अंदर इमोशंस हो, मर्द के अंदर फीलिंग्स हो, मर्द के अंदर केयर हो, मर्द के अंदर लव हो, प्यार हो। मर्द तब बनता है। अगर मर्द सिर्फ पैसे से मर्द है तो फिर दुनिया के पास पैसा है। मैं कहता हूँ कि फिर बाप अपनी बेटियों को ब्याहें तो देखें अकाउंट नंबर और बैंक में से खाते निकलवाएं कि किसके खाते में कितना पैसा है, और ब्याह दें जाकर। मत देखिए उनकी शक्लें, मत देखिए उनका कैरेक्टर। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इंडिविजुअल एक्सपीरियंस होते हैं सभी के। शायद उनको ऐसा लगा होगा कि पैसा मर्द होता है, बट शायद मैं समझता हूँ, हमने देखा है कि जिनके पास पैसा है वो मर्द फिर भी नहीं है। तो मर्द तो खाली जेब वाला भी, कोई रेडी वाला भी मर्द हो जाता है, जो अपने शाम को 300 रुपये कमा कर अपने परिवार के लिए शाम को सब्जी रोटी की लड़ाई लड़ता है, तो मर्द वो भी है। तो लड़ाई आज सिर्फ पैसे से रिलेट नहीं करती मर्द की,
वो सोसाइटी का देखने का नजरिया है। कोई इंसान किसी को पसंद करता है, अगर वो पैसे के दम पे पसंद करे, मैं कहता हूँ आप रह के देखिए किसी के साथ, साल रहिए 2 साल रहिए, आपको असलियत पता लग जाएगी कि पैसा मर्द है या मर्द असल में मर्द है। एग्जैक्टली। तो काफ़ी चीज़ें इंडिविजुअल कैपेसिटी में काउंट होती है, अपनी अपनी सबकी सोच है। तो डू यू थिंक आज के मर्दों में है वो सब बिल्कुल है, कम है। qualities? देखिए 8 मार्च को हम वुमेंस डे होता है, तो हम यूनिवर्सिटी में या कहीं भी जब पढ़ते थे तो मनाना चाहते थे कि 8 मार्च को ऐसा करेंगे कि हम 50-100 लोगों को इकट्ठा करके हम वहाँ पर एक प्लेज दिलवाएंगे कि कोई भी डाउरी नहीं लेगा, दहेज नहीं लेगा। यू वॉन्ट बिलीव, जिसके अंदर से 50 लोग ढूंढने मुश्किल हो गए, बोलते हैं हमारे घर में तो चलता है, हमारे तो पेरेंट्स लेंगे, हम तो लेते हैं, हमारे कल्चर चलता है। तो आज जो इंडिविजुअल डिपेंडेंसी वो फैमिली पे ज़्यादा है इंसान की। हमारे घर तो गाड़ी तो नॉर्मल बात है, कैश तो नॉर्मल बात है। तो सोसाइटी को एज ए होल ग्रो करने की बड़ी ज़रूरत है। रिश्ते टूट जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं मिलती। छोटी गाड़ी दे दी तो रिश्ता टूट जाता है, कहीं गाड़ी ना मिले वहाँ रिश्ता टूट जाता है, और रिश्ते टूटने हो तो फॉर्च्यूनर मिल जाए तो भी टूट जाता है। तो इंसान को ये समझने की बड़ी ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ समझ नहीं आएगी, हमारा सोसाइटी के अंदर सांस का तो कल सुबह का नहीं पता कि एक पल में जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, एक पल में हमें नहीं पता चलता कि आज यहाँ बैठे हैं तो कल कहाँ होंगे। पर इंसान को इस मनी पावर से बाहर आना चाहिए, नॉर्मल इंसान बन के रहें, एक अच्छी जिंदगी निकालें, एक अच्छा लाइफ पार्टनर। मनी पावर से बाहर तो आएंगे ना, बट बात यहाँ पे वही हो रही थी कि अगर मर्द को ये मनी और पावर मिल सकती है तो औरत को क्यों नहीं पावर मिल रही पॉलिटिक्स में? औरत को इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मर्द नहीं चाहता औरत को मिले, मर्द देख ही नहीं सकता। आज देखिए देश की सरकार के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया, क्या आप क्या समझते हैं क्यों बनाया गया? क्या उनकी बीजेपी ने कैपेबिलिटी देख के बनाया है? What do you think क्यों बनाया? बीजेपी ने सिर्फ ये देखा कि वो उनका एक एसटी जो कम्युनिटी वोट बैंक है, उस वोट बैंक को देखकर उन्होंने बना दिया। कभी भी आप देख लीजिए पॉलिटिक्स के अंदर, बीजेपी स्ट्रक्चर के अंदर सरकार का एक काम है, वो उन्हीं लोगों को पसंद करेंगे जो हाँ में हाँ मिला, जो उनके आगे क्वेश्चन नहीं कर सकते, जो उनकी कमांड को फॉलो करेंगे। तो फिर ये कौन सी डेमोक्रेटिक कंट्री है? ये तो डिक्टेटरशिप। ये डिक्टेटरशिप तो हम नारा लगाते हैं, उसी बात का तो नारा लगाते हैं कि हिटलर शाही है ये हिटलरिज्म के हिसाब से। बीजेपी के अंदर सिर्फ 2 आदमियों की चलती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की। तो वही सिस्टम भी वैसा बन गया ना, जैसे पहले स्कूलों में 8-9 घंटे हम लगाते थे, तब एक लीडर होता था, हायरार्की होती थी, एचओडी होता था। कॉर्पोरेट में आए, यहाँ पे हायरार्की, 8-9 घंटे लगाते हैं। पॉलिटिक्स में भी ये तो एक वो इतना बड़ा ये जो पैटर्न 8-9 घंटे वाला एक है ना, ये हायरार्की वाला, हर कोई किसी को चला ही रहा है। हाँ बिल्कुल चला रहा है। देखिए यही तो मैं बता रहा हूँ कि डेमोक्रेसी के नाम पे हमें सिर्फ एक टॉफी दी गई है। सिर्फ डेमोक्रेसी इनके हिसाब की है, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो, फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हो, आर्टिकल 14 to 18 कह लीजिए, या 18 to 22 कह लीजिए, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल कह लीजिए, सिर्फ ये कागजों में ही अच्छी लगती है। प्रैक्टिकल ग्राउंड पे फ्रीडम सिर्फ कहने की बातें रह गई हैं। फ्रीडम, असली फ्रीडम बहुत चीज़ों में नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, बहुत जगह नहीं है। कहीं पर आप देखेंगे प्रोटेस्ट, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट नहीं करने दी जाती। तो हम तो ये तो चीज़ें देखते हैं, और ये स्ट्रक्चर सरकारों ने बनाया है। और जब से बीजेपी गवर्नमेंट, पहले 2014 से पहले मॉब लिंचिंग नहीं होती थी। 2014 से पहले किसी से मिलके ऐसा नहीं लगता था कि ये मुसलमान है या हिंदू है या सिख है या ईसाई है। जब से 14 के बाद हुआ, वोट बैंक लेने के लिए समाज में जहर फैलाया गया। हिंदू, इस देश के अंदर हिंदू जिसमें मेजोरिटी 100 करोड़ हिंदुओं की हो, हिंदू सेफ नहीं है ऐसे बयान दिए जाते हैं। बटेंगे तो कटेंगे ऐसे बयान दिए जाते हैं कि भगवान राम के नाम पर राजनीति होती है, फिर उसका चंदा चोरी हो जाता है। जय श्री राम का नारा पॉलिटिकल आदमियों ने लगवा के लगाइए, मंदिरों में लगता है, हम तो अच्छी बात है, हम प्राउड फील करते हैं, कोई अच्छी बात है, कोई किसी को सत श्री अकाल बोलता है, किसी को जय श्री राम बोलता है, पर उसका पॉलिटिकल रैलियों से क्या लेना देना है? क्या स्टेज पे मंच पर खड़ा होकर जब कन्हैया मित्तल कहता है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या एक भजन प्रचारक का ये कहना सही है कि जो राम को लाएंगे हम उनको लाएंगे? यूपी में बुलडोजर बाबा ने बुलडोजर चलाया तो हम वही बुलडोजर हर जगह चलाएंगे। तो ये सारा एक फेक प्रोपेगेंडा है। जब कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, पर्टिकुलरली जागरण करवाए जाते हैं, कन्हैया मित्तल जैसे लोग जागरण करते हैं इलाकों में जागरण करके वहां पर माहौल बनाते हैं, जाके वहां पे स्टेज पर कह देते हैं भगवा लहराएंगे, भगवे वाले कौन है, समझ आ गया है? ये सब ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए समझना पड़ेगा। और वो मगन लोग नीचे, वो अपने श्री राम के भजन सुनने आए, उनको नहीं पता वो माता की चौकी सुनने आए, बट देखा जाता है वो इंडायरेक्ट कैंपेनिंग की जाती है। तो परसेप्शन सिर्फ, ये सरकार इसलिए खतरनाक है, सरकार सिर्फ जीत और हार के बीच का फासला तय नहीं कर रही। ये सरकार आने वाले समय में ये भी डिसाइड करेगी, अगर किसी ने भगवे रंग का कुछ कपड़ा पहना है तो ऐसे लगता है कि ये तो बीजेपी का आदमी, किसी ने हरे रंग का कपड़ा पहन लिया है तो वो तो मुसलमान है, वो पाकिस्तान से रिलेट करता है। तो ये एक टैग, रंगों पे टैग कर दिया, सब्जियों पे टैग हो गया, फ्रूट्स के ऊपर टैग कर दिया कि ये तो कल को ऐसा होगा कि ये फ्रूट खाओगे तो हिंदू या सिख मुसलमान हो, ये फ्रूट खाओगे तो आप ऐसे हो, ये कपड़े पहनोगे तो ऐसे हो, ये रंग है तो ऐसा है। तो इतनी ज्यादा अगर बीजेपी हमारी पर्सनल लाइफ में
आ चुकी है, तो इसका नुकसान आने वाले समय में होगा, और इसका नुकसान ऐसा नुकसान होगा जो हमारे स्लोली हमारी ग्रेजुअली हमारी नस्ल को खराब कर रहा है, हमारे लोगों को, यूथ को, यंग जनरेशन को, जेनजीज को खराब कर रहा है, उनको फीड कर रहा है, गलत फीड कर रहा है। वो बिल्कुल अंधभक्त हो चुके हैं और सही गलत के फासले नहीं उनको दिखने बंद हो गया है। ऐसा एक माहौल देश में बना दिया कि असली हिंदू तो वही है जो बीजेपी की सपोर्ट कर रहे तो हैं। आपको क्या लगता है कि बीजेपी ने कुछ अच्छा काम नहीं करा अभी तक? बीजेपी ने किया है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कोई भी सरकार 100% गलत नहीं होती। मुझे एक बात याद है अटल बिहारी वाजपेयी की, मैं उनको बड़ा फॉलो करता हूँ, और शायद वो बीजेपी से रहे हो, वो कोई मेरे लिए मायने नहीं रखता। जो जिस इंसान ने जो अच्छा काम किया उसे कहना चाहिए। सरकारें मिली जुली होती है, सरकार एक जैसी होती है, किसी में बहुत ऐसा चेंज नहीं होता कि एक सरकार ने 80% काम किया, दूसरी सरकार 30% करेगी, या एक सरकार ने 50 किया, दूसरी 100 कर देगी। सरकार आपस में 2-4% ऊपर नीचे ही काम करती है, क्योंकि चलाने वाले लोग तो वही होते हैं। बिल्कुल। आज किसी पार्टी में, कल को वही चेहरे दूसरी पार्टी में होते हैं। देश के अंदर भाजपा के 2-3 चीफ मिनिस्टर देश के अंदर वो हैं जो इससे पहले किसी और पार्टी में थे। जब किसी और पार्टी में थे तब भी वो काम करते थे। हिमंता बिश्वा शर्मा असम से, वो कांग्रेस पार्टी में थे। जब वो बीजेपी का झंडा पकड़ लिया तो उन्होंने तो बीजेपी की बात कहने लग गए। तो हार्डकोर ये कोई पार्टी पॉलिटिशियन नहीं है, आइडियोलॉजिकल लोग नहीं है। इनको जहां मौका मिलता है वो चले जाते हैं, और पॉलिटिक्स है भी ऐसी। बट मैं फिर भी इस चीज़ से ऊपर उठ के यही बात करता हूँ, काम कीजिए। काम राजनीतिक आदमी से बड़ी उम्मीदें होती हैं लोगों को। आम लोगों को ये लगता है ये कुछ पॉलिसीज ऐसी बनाई, कुछ ऐसा काम करें जिससे हम लोगों का भला हो, पर शायद वो बड़ा दूर हो गया। आपको क्या लगता है कि सबसे ज्यादा अगर जो बीजेपी सरकार आई है तो उन्होंने ये भला बहुत सही करा? देखिए, बीजेपी सरकार ने काम अच्छे किए हैं। अगर उन्होंने किए होंगे तो शायद मुझे लगता है 2029 में दोबारा जीत जाएंगे। लोगों का मैंडेट है, लोगों ने उनको दूसरी बार चुन के भेजा है। और मुझे लगता है कि इसके अंदर अच्छे काम और बुरे काम की बात कि जो चीजें मतलब सोसाइटी की बेटरमेंट के लिए बदलाव लाके आए हैं। देखिए, सोसाइटी की बेटरमेंट से जितने ज़्यादा थोड़े अच्छे थोड़े किए हैं, बुरे ज़्यादा किए हैं। सोसाइटी के अंदर इतना जो भेदभाव किया है, जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़ी है, जहाँ ठीक रहता है वहाँ बीफ अलाउड है, जहाँ बीफ के नाम पर राजनीति करनी है वहाँ बीफ बैन है। यूपी में, अयोध्या में बीफ बैन करवा देंगे, अच्छी बात है। फिर जाकर नॉर्थ ईस्ट में करवाइए। फिर असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ये क्यों कहता है कि खाइए बीफ जिसने खाना है। स्मृति ईरानी सिलेंडर के ऊपर राजनीति करती थी, बच्चे खुद की बेटी और खुद बीफ खाते हैं तो वो नॉर्मल बात है। तो बड़ा हिपोक्रेसी है, बहुत मतलब दल बदलू बात है। वो इंसान हमेशा गलत होगा जिसकी बात और एक्शन मैच नहीं करते। बात वही कहो जिसके एक्शन भी, जो आप अपनी बात और उसको कंपीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। आपको क्या लगता है कि कब तक, कौन सी ऐसी सरकार के टाइम के तक मतलब एक देश फिर भी ठीक चल रहा था? देखिए, देश ठीक, कोई भी सरकार है, सभी एक दूसरे को कोसते हैं। कांग्रेस बीजेपी को कहेगी, बीजेपी कांग्रेस को कहेगी। यही मेजर 2 पार्टीज नेशनल लेवल पर ज़्यादा रही हैं, रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं। सरकारें सभी, फिर मैं वही जवाब पर आऊँगा, सरकारें सभी मिली जुली रहती हैं, आसपास कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहता। मकसद इतना है कि जो कोई भी किसी सरकार में हो वो अपना 100% देकर काम करे, लोगों का हेल्प करे, लोगों के लिए पॉलिसीज बनाए, ग्राउंड पे रह के काम करे। और जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन भी अपना रोल निभाए। ओपोजिशन का भी उतना ही रोल रहता है सरकार में, सरकार को चलाने में। अगर बैलेंस और चेक की पॉलिसी है, अगर सरकार अच्छे से काम नहीं करती तो ओपोजिशन का फर्ज बनता है कि वो सरकार पे काउंटर करे और उनकी कमियों को गिनाए। और सरकार का फर्ज बनता है ओपोजिशन को सुने, ना कि ओपोजिशन को बोलने का मौका ना दे, या वो ओपोजिशन ही खत्म कर दें। जब ये कहते थे कि कांग्रेस पार्टी को खत्म कर देंगे या लुप्त कर देंगे, एक समय था जब भाजपा की 4 सीट्स थी, कांग्रेस 400 पार करती। आज वो समय है कि कांग्रेस की कम रह गई, भाजपा अच्छी मेजोरिटी में आती है। तो समय बदलता रहता है, पर ये सारे समाज, सोसाइटी, ये राजनीति ऐसी चलती रहेगी। मकसद एक है, जो पावर में आए, पोजीशन पे आए, वो काम करे, लोगों के लिए काम करे। जिंदगी वही है जिसमें हम दूसरों के लिए काम करते हैं। बट आई गेस इट्स हाई टाइम, जितना ये इतने टाइम से जो सिस्टम बन चुका है, जितना ये सब करप्ट हो चुका है सिस्टम, उसको करेक्ट करने के लिए बहुत बड़ा ही प्रोपेगेंडा बनाना पड़ेगा। तो वो स्टेप तो आई गेस नेशन प्राइम मिनिस्टर जी को ही लेना पड़ेगा। बट उन तक हमारी जो आवाज़ है, करेक्ट चीज़ क्या है क्या नहीं है, वो कैसे जा पाए? देखिए, जिंदगी या ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर नायक मूवी नहीं है कि एक दिन का सीएम बन गया और आपने सब कुछ बदल दिया। कोई भी आदमी अपने आप को जितना मर्जी प्रतिभाशाली समझता हो, ये पोजीशंस ऐसी होती हैं, हम कहना और करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी कुर्सी हो चलाना बड़ा मुश्किल होता है। कोई भी चीज़ आज अगर देश का प्रधानमंत्री किसी और को भी बना देंगे, चाहे वो अमित शाह भी बन जाए या कोई भी हो, अन्ना हजारे जी को बना दें या कॉकरोच जनता पार्टी के किसी, एग्जैक्टली आई वाज कमिंग टू दैट। अगर आज कॉकरोच जनता पार्टी है या आज का यूथ लाया, आपको लगता है कि हमारा जो यूथ अगर पॉलिटिक्स में आता है तो बदलाव बहुत अच्छा आ पाएगा? देखिए, यूथ के लिए मुझे लगता है अगर 30% पॉपुलेशन हमारी जेनजी है, 30% के आसपास, मैंने बताई 28%, 40 करोड़ के आसपास,
तो मुझे लगता है रिप्रेजेंटेशन भी उतनी ही पार्लियामेंट। देखिए इंसान की उम्र निकल जाती है जब उसे टिकट मिलती है एमएलए एमपी की, वो 6 बीमारियां उसके लग जाती हैं, उसकी आधी उम्र निकल जाती है, उसके बाद उसे मौका मिलता है कि देश को रिप्रेजेंट करने का, लोगों को रिप्रेजेंट करने का, तब तक उसकी आधी इच्छाएं मर जाती है। जब 40 करोड़ वोटर हो सकते हैं तो उनकी रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट हाउस में भी उसी तरीके से होनी चाहिए। हर फील्ड के अंदर जो एनर्जी यूथ के अंदर होती है ग्रो करने की, काम करने की, वो क्षमता हर उम्र में नहीं होती हर इंसान के पास। अगर उनके पास ये एनर्जी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज किया जाए। स्पोर्ट्स मिनिस्टर वो हो जिसको स्पोर्ट्स की नॉलेज हो, एग्जैक्टली। एजुकेशन मिनिस्टर हो जो पढ़ा लिखा हो, एग्जैक्टली। एग्रीकल्चर मिनिस्टर हो जिसको खेती बाड़ी की, खाद की नॉलेज हो। तो हम यहाँ पर ऐसा किया है कि एजुकेशन मिनिस्टर हमारी स्मृति ईरानी थी, जो खुद 12वीं पास थी, उन्हें खुद नहीं समझ आता था, वो बहुत अच्छी एक वक्ता थी, उनको स्टार प्लस का उनको लगता था कभी सास भी कभी बहू थी, तो बहुत अच्छे वहाँ परफॉर्म करती थी, वही परफॉर्मेंस। और एक मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ, राजनीति में सिर्फ अच्छा बोलना मायने नहीं रखता, इसके साथ आपके अंदर और हजारों गुण हैं जो होने चाहिए। सिर्फ अच्छा बोलने से किसी पॉलिटिशियन के पैमाने को चेक नहीं किया जा सकता। अच्छा तो मोदी जी बहुत बोलते हैं और उनके बोलने के बाद, अच्छा बोलने के बाद ही देश का ऐसा हाल हुआ। तो आज अगर ऐसे इतनी सारी चीज़ें जो डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, एक प्रोटेस्ट के कारण अगर एक मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, तो आपको नहीं लगता कि ऐसे बार बार जनता प्रोटेस्ट करती रहेगी अपने हकों के लिए, तो एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट भी हमें लाइटली लेने लग जाएगी? देखिए बिल्कुल हर चीज़ पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकती। मूवमेंट खड़ी हुई है, ऐसे तो पेपर लीक पंजाब में भी हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, राजस्थान में भी हो रहे हैं। मूवमेंट हमेशा सिर्फ बड़े प्रोटेस्ट पे खड़ी होती है जिसमें कुछ लोगों को जुड़ते हैं, मसाला होता है। इससे पहले देखिए देश के अंदर रेप, हर रोज रेप होता है, हर रोज कहीं किसी बहन बेटी के साथ कुछ गलत होता है। क्या हर जगह आपको लगता है हमारे नोटिस में बात आती है? बहुत सारे ऐसे रेप होते हैं जहाँ विक्टिम खुद को केस भी नहीं रजिस्टर करवाता। कई ऐसी जगह केस रजिस्टर होते हैं, हजारों रोज केस रजिस्टर होते हैं, हमारे तक बात भी नहीं पहुंचती। क्या आपको लगता है सिर्फ निर्भया कांड हुआ, सिर्फ वही प्रोटेस्ट थी, किसी और बहन बेटी के साथ गलत नहीं हुआ? तो ये तो समाज के अंदर ऐसा है कि कोई मुद्दा उठता है, कोई मुद्दा नहीं उठता, कोई मुद्दा उठाया जाता है। और आज भी जो प्रोटेस्ट हुई है, ये प्रोटेस्ट अब हुई है, इसके बाद शायद गलत काम देश में फिर भी चलते रहेंगे, फिर भी हमारे कोई ना कोई लोग कैंडल मार्च निकाल लेंगे, इकट्ठा होंगे। पर इससे मैसेज ये जाना चाहिए कि जो कमियां हैं उनको पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम्स आती रहेगी, कुछ ना कुछ होता रहेगा। अकाउंटेबिलिटी तय की जाए। ऑफिसर्स का, लीडर्स का काम है काम करना। मैं मानता हूँ कि कोई लीडर शायद जान के ना चाहता ऐसा हो, पर शायद उनके हाथ में उनका इस्तीफा था, शायद वो इस्तीफा उसी दिन दे देना चाहिए था कि मैं इस चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेता हूँ, मेरे टेन्योर में ये गलत हुआ और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। तो ये इंसान के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो अपनी गलती माने। गलती मानने वाला बड़ा होता है, ना कि वहाँ अड़ियल होकर कि मेरी कोई गलती नहीं है। आज जो गलती मानी यही शायद अगर 15 दिन 20 दिन पहले मान लिए थे तो शायद देश का ये माहौल ना होता, लोगों को सड़कों पर ना होता। आज जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, आम जनता भी या जो भी पॉलिटिकल लीडर भी इसको सुन रहे हैं, उनको आप एक मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखिए अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखिए, लोगों के लिए खड़े होना सीखिए। और आप अगर समाज के लिए खड़े होंगे तो समाज आपका साथ देगा। और हमारे देश के अंदर अभी एक अच्छे पॉलिटिशियंस की ज़रूरत है जो चीज़ों को समझ पाएँ, जो चीज़ों के लिए काम कर सकें, जो समाज के लिए काम कर सकें। अगर और सच्चा इंसान वही है अगर जिसकी किसी इंसान को देखकर, किसी को परेशानी में देख के उसकी रूह ना कांपे, तो शायद वो इंसान नहीं। दुनिया अपने लिए दुनिया जीती है। हम मंदिर में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ प्रीच करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं। पर शायद मुझे लगता है कि उन असूलों को, उन टीचिंग्स को हम अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो जैसे हम बाहर से हैं वैसे ही अंदर से होने चाहिए, जैसे अंदर से वैसे ही बाहर से होने चाहिए। और बाकी लोगों के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए। और हमें लगता है कि हम एज ए यूनाइटेड इस देश को तरक्की की ओर लेकर जाना चाहिए। वेल सेड सचिन जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियंस ऑन द मुस्कान स्पीक्स लाइव। थैंक यू मुस्कान।